टीचर्स को सेलिब्रिटी मत बनाओ यार। मतलब देखो कई बार ना टीम भी ऐसा कर देती है। हम ना इन गलतियों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखते हैं। पहला है पर्सनैलिटी रिलेटेड मिस्टेक्स। कई बार ना पता नहीं होता बच्चों को, जैसे नए जो बच्चे होते हैं ना, तो उनको ये नहीं पता होता, उनको लगता है कि जैसे PW ओनली एस मतलब एक ही इंस्टीट्यूट का नाम है। आप में से कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ जस्टिस कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ? वेलकम सर। अभी मैं प्रयागराज वालों की तरफ से हो जाता हूं और मैं पूरे प्रयागराज की तरफ से आपका प्रयागराज में स्वागत करता हूं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। एक बात बताओ, प्रयागराज वालों की आवाज नहीं आएगी तो किसकी आएगी यार? अरे आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो यार, डिसिप्लिन की पहचान हो आप, तो थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे। आज इस सेशन में ना आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। मतलब मुझे पता है आप दूर दूर से आए हो, तो मैं चाहूंगा कि आज आप बहुत कुछ सीख के जाओ। प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजें भी और लाइफ में भी बहुत कुछ, आज लाइफ से रिलेटेड चीजें भी आज आप सीखोगे। लेकिन सबसे पहले ना मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप टीचर्स को सेलिब्रिटी मत बनाओ यार। मतलब देखो कई बार ना टीम भी ऐसा कर देती है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं टीचर्स को सेलिब्रिटी मत बनाओ। रिस्पेक्ट होना जरूरी है टीचर्स के लिए। देखो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हमने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सेलिब्रिटी मत बनाओ। मैं एक चीज बोलता हूं, ये बोलते हैं कि हमारी नजर में टीचर ही सेलिब्रिटी है। एक टीचर को ना सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब स्टूडेंट लाइफ में कुछ अच्छा कर ले, तब सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो आप सब लाइफ में जब भी अच्छा करोगे ना, तब सबसे ज्यादा खुशी होगी कि हाँ यार, इनकी सक्सेस में मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सका ना, तो मुझे इस चीज पे प्राउड है। बस यही चीज है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक चीज से। सबसे पहले देखो इलाहाबाद के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, तो प्रयागराज के बारे में बताता हूं। देवेंद्र सर को मैं सुन रहा था, प्रयागराज के बारे में वो बता रहे थे। सबसे पहले प्रयागराज आके मुझे देखो इतना अच्छा लगा, मतलब वो चीज ना वर्ड्स में कई बार बयान नहीं की जा सकती। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहां पे देखो एक तरफ आपको आधुनिकता देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राचीन तत्व है उनको अभी भी समेटे हुए है प्रयागराज भारतीयता के हर एक पहलू को समेटे हुए हैं। चाहे देखो वो अध्यात्म हो, चाहे शिक्षा हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, कुछ भी आपको सब कुछ मिलेगा प्रयागराज में। सब कुछ। प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियों का संगम। हमेशा से देखो दूर दूर से लोग आए, यहां पर आके बसे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग। तो इस वजह से देखो प्रयागराज ना संस्कृतियों का संगम भी है कि नहीं? थोड़ा ना सेशन को हम इंटरेक्टिव बनाएंगे और बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, ठीक है? और प्रयागराज देखो, एक समय में प्रयागराज को IAS की फैक्ट्री कहा जाता था, है ना? लेकिन देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आज ऐसा क्या हुआ कि आज प्रयागराज से इतने सिलेक्शन नहीं होते? कौन देगा इसका आंसर? बताइए। हाँ बताइए सर। इंस्टीट्यूशन की डिक्लिनेशन होने लगे और फीस भी इतनी ज्यादा हाई हो गई कि सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। कुछ हद तक तो देखो ये पॉइंट सही है, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, सिलेक्शन के लिए ना कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक कोचिंग से हूं, टीम वाले मुझे बोलते भी हैं, लेकिन ये सच्चाई है। सिलेक्शन के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन के लिए बस एक चीज चाहिए, डिटर्मिनेशन। अगर जिसके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, जुनून है, अभी मैं बताऊंगा भी सही, डिसाइड कर लिया है, सिर्फ एक ही गोल है, फिर बताओ कौन रोकने वाला है?
फिर ना कोई कोचिंग आपको रोक सकती है, ना पैसा आपको रोक सकता है। देखो सिर्फ पैसे से अगर आईएएस बनते तो हर एक आईएएस का बेटा बेटी आईएएस होते, हर एक सिविल सर्वेंट का बेटा बेटी आईएएस होते या नहीं? अगर पैसों से चीजें चलती तो अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन से भी बढ़िया होता। अगर पैसे से चीजें चलती तो सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर से भी बढ़िया होता। क्या है? नहीं है। तो सिर्फ पैसों से चीजें नहीं चलती है, खून में ना जुनून होना चाहिए। अगर वो दौड़ेगा ना जिस दिन, फिर कुछ नहीं दिखेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगी। समझ गए? देखो मैं आपको रीजंस बताता हूं कि प्रयागराज से सिलेक्शन क्यों कम हुए। वो रीजन मैं आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आप पहले से तैयार रहें उसके उन रीजंस के बारे में। देखो हुआ क्या, 2011 तक ना 2011 तक प्री में ना ऑप्शनल हुआ करता था। आपको पता है इस चीज का? प्री में ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। प्री में, मेंस ने प्री में भी ऑप्शनल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन 2011 में पैटर्न चेंज हो गया। प्री में ऑप्शनल के पेपर के बजाय सीसेट इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में फिर से पैटर्न चेंज हुआ मेंस का। पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, 1 ऑप्शनल हो गया घट के। बाद में देखो सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया 2015 में। लेकिन यूपीएससी धीरे धीरे अब सीसेट को थोड़ा डिफिकल्ट कर रही है। हालांकि इस बार इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं आया। तो इन रीजंस से आप देखिए। अब देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी वाला बच्चा ज्यादा था क्या नहीं? तो देखो पहले प्रयागराज जो था ना वो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए गढ़ था। लोग बोलते हैं कि 2011 के बाद से प्रयागराज से सिलेक्शंस होना बंद हो गए। सिलेक्शन प्रयागराज में एक बार बताओ, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां से सिलेक्शन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना? तो प्रयागराज कम नहीं हुए। आप क्या हम ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन कम हुए हैं, है ना? उसका भी देखो एक रीजन है। 1966 में ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ना 1966 तक इंग्लिश का पेपर कंपलसरी हुआ करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 साल तक ना मूवमेंट चली, 2 साल तक कि इंग्लिश हटा दी जाए। और 1968 में ना इंग्लिश हटा दी गई। तो उसके बाद ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंदी का गढ़ बन गया। लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो वीक रह गई बच्चों की। और हुआ क्या है, पिछले 14 सालों में देवेंद्र सर जिसको बनवास बोल रहे थे, पिछले 14 सालों में ना यूपीएससी ने जैसे सीसेट का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। थोड़ा मतलब ऐसा पैटर्न हो गया कि इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वो फेवरेबल ज़्यादा है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि मतलब उस कंपोनेंट को ना हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। बात यह है यूपीएससी ने क्या किया है, पिछले 10-15 सालों में ऑप्शनल हटाया, सीसेट इंट्रोड्यूस किया। उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि यूपीएससी ना आजकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है। लेकिन ना नॉलेज के बेस पे जो एप्लीकेशन है ना उस पे बहुत फोकस कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सबने शायद पीवाईक्यू देखे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है हम सब पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता? लेकिन यूपीएससी ने ना इसका एप्लीकेशन पूछा। एप्लीकेशन मतलब अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वेटेज कितना है, वोट वेटेज कितना है, मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा था। मतलब ये चीज आप कहीं नहीं पढ़ोगे, आप लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ोगे, किसी पॉलिटी के नोट्स में नहीं पढ़ोगे। लेकिन आपको ये पता है ना कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो वो चीज आप ड्राइव कर सकते हो वहां पे बैठ के जल्दी से। मतलब यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, यूपीएससी ने एप्लीकेशन पूछ लिया। तो इसी प्रकार से देखो यूपीएससी ना आजकल नॉलेज की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पूछने लगी है। और इस चीज की ना प्रैक्टिस करवाना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे देखो इस चीज को कैसे मतलब विजुलाइज कर सकते हैं, तैयारी के दौरान वैसी चीजें क्लास में डिस्कस हो, वैसी चीज आपके क्वेश्चन पेपर्स में मिले, वैसी चीजें आप आपस में दोस्तों में डिस्कस करें, तो इससे क्या होगा, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगी, है ना? लेकिन कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना कैसे ये सब करना है। यहीं पे चीजें थोड़ी लैग कर गई।
पिछले 14 सालों में हुआ ये, मतलब बच्चा देखो कहीं पे भी एडमिशन लेता है तो उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें कम से कम कोई डायरेक्शन दे दे, बता दे। हम तो प्रयागराज का बच्चा तो इतना फेमस है मेहनत करने के लिए, जबरदस्त मेहनत है। प्रयागराज का बच्चा तो उस टाइप का है कि उसको बता दो ये बुक पढ़नी है, घंटे बता दो, टारगेट बता दो, कमरे में बस एक कोना दे दो। उसके बाद प्रयागराज के बच्चे का कंपटीशन करवा लो दुनिया के किसी बच्चे से, बताओ जीतेगा कौन? हाँ, मेहनत करने में देखो प्रयागराज का बच्चा सबसे आगे है। बस प्रयागराज वाले बच्चे को बता दो करना क्या है, और इसी की देखो आज के समय में जरूरत है। अब देखो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूं। देवेंद्र सर मेरे पुराने साथी हैं, बहुत अच्छे। अच्छा वर्ड आपने देवेंद्र सर के लिए यूज किया है तो कम है। देवेंद्र सर मेरे 2016 के साथी हैं, मतलब बहुत पुराने हैं। कई बार ना पता नहीं होता बच्चों को, जैसे नए जो बच्चे होते हैं ना तो उनको ये नहीं पता होता, उनको लगता है कि जैसे PW ओनली आईएएस मतलब एक ही इंस्टीट्यूट का नाम है। अब तो देखो वैसे एक ही इंस्टीट्यूट का नाम है, ये बात सच है, लेकिन PW प्लस ओनली आईएएस दोनों इंस्टीट्यूट मिलके एक बना, ये पता है सबको? कई बार नहीं पता होता, नए बच्चों को नहीं पता होता। जैसे मारुति सुजुकी बना ना, वैसे ही PW ओनली आईएएस है। देखो एक चीज मुझे बताओ, हर साल देखो जब भी प्री का एग्जाम होता है या फिर मेंस का एग्जाम होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में कॉल आता है और उनको मैं देखता भी हूं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं होता। मतलब देखो मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, चूंकि बहुत दुख होता है जब आप देखो किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो और आपका एग्जाम क्लियर ना होना, तो बहुत दुख होता है। अब देखो ये तो कड़वी सच्चाई है, हमें भी पता है सीट्स तो उतनी ही हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर 1 लाख सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो सीट्स तो उतनी ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर साल 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा, ये तो कड़वी सच्चाई है। बट एक चीज, जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या गलतियां नहीं करते हैं, मतलब वो क्या अच्छा करते हैं ताकि बाकी लोग भी कम से कम स्ट्रेटेजी में गलती ना कर दें, कोई ऐसी गलती ना कर दें जो वो समय रहते सुधार सकते थे। तो आज का जो ये सेशन है ना, हम इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे। ये तो देखो आपको ना बताने वाला बहुत लोग मिल जाएंगे कि हाँ भाई ये कर लो वो कर लो। आजकल ओवर गाइडेंस है, आजकल तो मतलब संभल के चलना पड़ता है कि कोई गलत राय ना दे दे। मतलब आजकल ऐसी इंफॉर्मेशन फ्लोट करती है जिस पे आप सीधा सीधा भरोसा कर ही नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या ना किया जाए जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, या फिर बच्चे क्या गलतियां करते हैं जो आप या तो अभी कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो तो आप आगे भी मत करिए। आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, कैसे मतलब आप पढ़ाई में ज्यादा एफिशिएंसी ला सकते हो, कैसे अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो ना, गलतियों की हम बात कर रहे थे कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी तैयारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत नुकसान कर बैठते हैं अपना। देखो सबसे पहले मतलब हम ना इन गलतियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखते हैं। पहला है पर्सनैलिटी रिलेटेड मिस्टेक्स और दूसरा है स्ट्रेटेजी रिलेटेड मिस्टेक्स। पर्सनैलिटी रिलेटेड मिस्टेक्स में जो इंडिविजुअली बच्चे गलतियां करते हैं, मतलब जैसे फोकस ना होना, ये सब चीजें, और मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेटेजी मिस्टेक्स में हम एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान कैसे गलतियां करते हैं उनकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पर्सनैलिटी रिलेटेड चीजों की। देखो आजकल ना सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ना बच्चों को, वो आ रही है फोकस नहीं है। रील्स का जमाना है जिसकी वजह से ना अटेंशन स्पैन बच्चों का बहुत कम हो गया है। मेरे पास ना डेली कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा जरूर आता है जो ये बोलता है कि सर पढ़ना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन ना मन नहीं करता पढ़ने का, या फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आती। अच्छा मुझे ना एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, आज इतने सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आप में से कितने सारे लोग रील्स देखते हैं?
अच्छा ये बताओ कितने लोग नहीं देखते हैं? आप लोग नहीं देखते हो? फोन चेक कर लें? इनका फोन चेक करो, करो करो करो। यार इनको वाईटी दिखाओ इनको। ये सुनो, ये डर रहे हैं कुछ और ना मिल जाए। ठीक है, रहने दो। लेकिन देखो एक चीज आपको बताऊं मैं, सबसे बड़ा, इवन देखो मैं आपको सच्चाई बताता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन इस चीज में रखता हूं कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन दिन में ना एक दो पल तो ऐसे जरूर आते हैं जब मुझे भी लगता है कि यार 5 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए। क्योंकि मोबाइल आजकल देखो इतनी जरूरत हो गया, कई बार तो लगता है कि छोड़ दें यार इसे, मतलब, लेकिन हर चीज में मैप देखना हो, कुछ भी ऑर्डर करना हो, आजकल मोबाइल की जरूरत है ही है। तो मतलब आप मानो या ना मानो कि मोबाइल टाइम वेस्ट करता ही करता है। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का काज है ना, ये मोबाइल फोन है। देखो मैं ना अपने पड़ोस में गया, घर के पास ना एक मतलब गांव से थोड़ा सा ऊपर है जहां से मैं आता हूं ना, प्रॉपर गांव भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां पे ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सरपंच इलेक्ट करते हैं हम, तो आप समझ गए होंगे। अब यूपीएससी कम्युनिटी से जो लोग होते हैं ना, तो इस भाषा में ज्यादा समझते हैं। हम सरपंच इलेक्ट करते हैं। तो मैं अभी गया, कुछ दिनों पहले घर गया था, तो ना वहां पे एक पड़ोस में आंटी हैं। अब देखो थोड़ा सा वो मेरी वीडियो वगैरह देख लेती हैं, तो नहीं, सुनो पूरी बात सुनो। आप गए नहीं, अभी गहराई में नहीं गए आप। तो ऐसा होता है ना, जैसे आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने घर जाते हो तो आपसे लोग गाइडेंस मांगते हैं, होता है ना, मतलब उनको लगता है कि ये तैयारी कर रहे हैं तो इनको पता है, इसलिए वो पूछते हैं कि हमारे बच्चे को गाइड कर दीजिए, क्या करवाना चाहिए आगे। तो उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी कि बेटा कोई इलाज बताओ, बहुत सीरियस मैटर है। तो उनकी ना, वो कहते हैं कि ये मेरी गुड़िया है, दिन में 16 घंटे सिर्फ 16 घंटे सिर्फ खाना खाते समय भी, मतलब उसको आदत पड़ गई है, सपने में भी रील्स चल रही हैं। देखो ये सही बताऊं तो ना, ये मजाक वाला इशू नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। हाँ एग्जैक्टली, ये डिजीज है। देखो होता क्या है, हम रील्स क्यों देखते हैं? देखो हमारे माइंड में ना, दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, प्लेजर मिलता है। जैसे ही रील्स देखी, थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज हुआ। लेकिन डोपामाइन रिलीज होता है ना, जैसे आपको मैं बताता हूं, अब आप सबने तो स्मोक नहीं किया होगा ऑफ कोर्स, कोई है ऐसा? कोई है ईमानदार बताने वाला? ठीक है। होता क्या है देखो, जब डोपामाइन रिलीज होता है ना, जो चीज करने से, फॉर एग्जांपल एक रील देखने से, अब ना उतना ही डोपामाइन नेक्स्ट टाइम रिलीज हो, मतलब उतना ही प्लेजर मिले, तो आपको ना एक रील से काम नहीं चलेगा, 2 रील देखनी पड़ेगी। फिर उतना ही डोपामाइन रिलीज हो, ये इंश्योर करने के लिए अगली बार 4 रील्स देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्योंकि ना माइंड ना, हमारा माइंड फ्लेक्सिबल होता है, दिमाग जो है ना फ्लेक्सिबल होता है, वो ना जिस चीज से प्लेजर मिलता है ना, उस चीज के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। तो होता ही है, इसीलिए इस चीज का ना एडिक्शन हो जाता है। मतलब जो रीजन है ना जिसकी वजह से लोग स्मोकिंग की आदत डाल लेते हैं, उसी वजह से लोग रील्स की आदत डाल लेते हैं। लेकिन अब वो 16 घंटे बच्ची रील्स देख रही है, लगातार देख रही है, तो आप बताओ कल को कोई भी प्रोडक्टिव काम वो कैसे करेगी? ये तो जीवन को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज है। लेकिन ये जो सफर है ना, अगर कोई 1 घंटा खराब करता है, 16 घंटा खराब करता है, ये सफर देखो मतलब बहुत बड़ा नहीं है। तो आज जो भी देखता है ना रील्स वगैरह, सही बोल रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट की दुकान है और कुछ भी नहीं है। अपने मोबाइल में ना इस प्रकार की एप्लीकेशंस लगा के रखिए, जैसे फॉरेस्ट एप्लीकेशन है, एक 10 सेकंड करके एप्लीकेशन है। उससे क्या होगा कि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करोगे। समझ गए? करोगे ना? तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन देखो यही है। इसके अलावा देखो और क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है, आप बताइए, और कहां कहां टाइम वेस्ट होता है?
कहाँ गर्लफ्रेंड के साथ? कहाँ पे? खड़े खड़े होके बताओ ना कहाँ पे? अरविंद सर माइक दो इनको। सर जी फ्री फायर बहुत ज्यादा सर जी, सबसे सबसे ज्यादा फ्री फायर में टाइम वेस्ट होता। ये पबजी वाला है क्या? ठीक है, ये विंग फायर वाला है। फ्री फायर वाला सर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा टाइम खराब होता है वो यूट्यूब पे होता है, क्योंकि जो कोचिंग वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा लेक्चर दे देते हैं, और सर ये सारे कोचिंग वाले यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो सब्जेक्ट दे देते हैं और कंप्लीट नहीं होता, उसको दे देते हैं, उसी में हम लोग जूझते रहते हैं, उसको पूरा करते हैं, टाइम खराब होता रहता है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा गाजर देंगे, फिर बोलेंगे कि ये तो हमारा सैंपल है, लेना है तो फिर कोर्स लो, अंदर आओ। सर सर और ज्यादा टाइम सर वेस्ट होता है सोचने में आईएएस बनने के बाद करेंगे क्या, उसको जवाब देना है, इसको जवाब देना है। बहुत बकैती करते हो हैं? ठीक है, शांत हो जाओ। थोड़ा बहुत सेशन में हम हंसी मजाक रखेंगे, लेकिन देखो अब आप सुनने आए हो तो काम की बातें जरूर सीख के जाऊं। मतलब मुझे बहुत बेकार लगेगा कि हाँ इस सेशन में आप आए सिर्फ हंसी मजाक किया और चले गए। हंसी मजाक तो यार यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी देख लेते, उसका क्या फायदा है ना? तो बात सही है, देखो उन्होंने ईमानदारी से बताया गेम में, लेकिन यार मोबाइल में गेम देख के क्या मिलेगा? मतलब सोच के देखो, इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, लाइफ ही अपनी एक गेम है। कल को सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो कैसे लोगों की हेल्प करोगे, कितना एडवेंचर है अलग अलग फील्ड में, पता नहीं कहाँ पे रेड मारोगे, किसी की हेल्प करोगे, किसी को स्कीम का लाभ दिलवाओगे, कहीं पे रोड बनवाओगे, कितने लोगों की, लाखों लोगों की जीवन को आप इम्पैक्ट करोगे। तो वो सब देखोगे ना, तो ये छोटी मोटी चीजें, विंग फायर, पबजी, ये देखने का मन नहीं करेगा। ये तो क्या है, एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म मतलब रियलिटी से भागने का एक तरीका है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अरे गेम खेल लो, थोड़े समय के लिए बर्डन होगा, चीजें भूल जाएंगे, है ना? आमतौर पे देखो, हम मूवीज देखते हैं, रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, होता क्या है, हम ना इन चीजों को कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि हम रियलिटी से थोड़े समय के लिए भागना चाहते हैं, हम भूलना चाहते हैं। पढ़ाई का बर्डन है, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, बहुत बर्डन हो जाता है। एक स्टूडेंट की लाइफ आसान नहीं होती, मुझे पता है, स्टूडेंट की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, खास करके लड़कियां, बच्चियों की लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट होती है। मैं बता रहा हूं आपको, अल्टीमेटम मिलता है कई बार, 1 साल है तुम्हारे पास में, अब एक बात बताओ, शादी की तलवार लटक रही है, पता नहीं कब घर वाले बुला लें। मैं लखनऊ सेंटर गया था, मुझे बताया कि सर घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब देखो आपके ऊपर इतना प्रेशर है, कैसे कोई पढ़ सकता है? लड़कों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज्यादा है लड़कों के ऊपर कि कमा क्यों नहीं रहे हो, अभी तक घर से मांग क्यों रहे हो, होता है क्या नहीं होता है? कितने लोगों के ऊपर ये प्रेशर है कि जल्दी से कमाना स्टार्ट कर दो? ज्यादातर लोगों के ऊपर। जिन लोगों के ऊपर नहीं है, आप रुक जाओ, 6 महीने 1 साल रुक जाओ, 1 साल के बाद आपके ऊपर भी वो प्रेशर आने वाला है। ये देखो इनहेरेंट है। मतलब देखो पॉइंट ये है कि स्टूडेंट की लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। तो देखो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा। मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूं जो बोलते हैं कि सर बहुत ना रिग्रेट होता है, रिग्रेट होता है कि काश उस समय पढ़ लिया होता, काश उस समय अपना बेस्ट दे दिया होता, तो आज ये नहीं कर रहे होते। क्योंकि देखो अभी आप उस स्टेज पे हो, या तो आईएएस बनोगे या फिर आप जिंदगी में कुछ और करोगे, लेकिन जब कुछ और करोगे ना, तो फिर वो रिग्रेट तब उस समय सामने आता है। जब कोई पर्सन अपना बेस्ट देता है ना, तब नहीं आता रिग्रेट। मतलब देखो मैं तो इस फिलोसफी के साथ पढ़ता था कि भाई इतनी जान लगा दो एग्जाम में, बस उसके बाद हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगी कि मैं अपना बेस्ट देके आया हूं। और बस एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर एग्जाम के बाद वो फीलिंग आती है ना कि आई
गेव माई बेस्ट और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो बेस्ट फीलिंग है। फिर सिलेक्शन नहीं होता ना तो उतना दुख नहीं होता है। ये भावी सांसद यहां बैठे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हो गया। इलाहाबाद तो फेमस है। हासिल मूवी देखी है? हासिल मूवी नहीं देखी? कोई बात नहीं, सिलेक्शन के बाद देखना अभी। तो ये फीलिंग देखो आना बहुत जरूरी है। और अभी मैं आपसे ना ईमानदारी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, ईमानदारी से, आप में से कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ जस्टिस कर रहा हूं, अपना बेस्ट दे रहा हूं? कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है? अच्छा, रेटिंग में बता दो, 10 में से कितनी रेटिंग दोगे अपने आप को? ठीक है, ठीक है। कुल मिला के देखो, लगता है मतलब आप ऑलमोस्ट आप सभी को लगता है कि मैं यहां से ना अपने आप को ज्यादा दे सकता हूं, मतलब मैं अपना बेस्ट अभी नहीं दे पा रहा हूं, ये सच्चाई है। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक्सक्यूज देने के लिए ना आप मर्जी कितने एक्सक्यूज दे सकते हो। एक्सक्यूज जैसे कि आज पढ़ाई नहीं हुई, आज घर में थोड़ा उथल पुथल हो गया, आज घर में थोड़ा शिफ्ट हो रहा था, आज घर में थोड़ा टेंशन था और इश्यूज थे, नोट्स लाऊंगा तब पढ़ूंगा, आज मैं नहीं पढ़ सका, क्यों यार, मैं जब पंखा लगवा लूंगा तब पढ़ूंगा, आज मेरे दोस्त ने मुझे नहीं पढ़ने दिया, बकैती करने लग गया, आज गर्लफ्रेंड ने तंग कर लिया इस वजह से नहीं पढ़ सका। देखो एक्सक्यूज आपको देने होना, कितने भी एक्सक्यूज आप दे सकते हो, लेकिन जिसको एक्सक्यूज नहीं देना ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस बार के ना रैंक सेकंड है अनिमेश प्रधान, आपने नाम सुना है? जब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे ना, तब उन्हें पता लगा उनकी मदर को टर्मिनल कैंसर है, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी। उनकी सोच ये थी कि यार मतलब मुझे अपनी मदर को ना प्राउड फील करवाना है। देखो ये वो समय था, एक बहुत कठिन होता है, मतलब एक मैं बात बोलूं, मां से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती, कोई चीज नहीं हो सकती मां से बढ़ के। तो ये वो समय था, देखो कोई भी उस समय गिव अप कर देता, लेकिन उन्होंने बल्कि अपनी तैयारी दुगनी कर दी कि मुझे कुछ भी हो जाए अपने मदर को प्राउड फील करवाना है, और अल्टीमेटली रैंक सेकंड आई। अभी ना 15 अगस्त के आसपास का टाइम था, शायद आपने एक वीडियो देखी भी होगी, प्रारंभ की वो वीडियो थी। आप में से कोई प्रारंभ का स्टूडेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो प्रारंभ में ना 15 अगस्त को वीडियो डली थी, एक बच्ची मिलने आई थी दिल्ली में, जिसका नाम था फिजा। फिजा कश्मीर से थी, मतलब श्रीनगर से थी। दिन में स्कूल में एक अकाउंटेंट की जॉब वो कर रही थी, उसके साथ साथ मास्टर्स भी चल रही थी और उसके साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चल रही थी। मैंने पूछा कि यार कैसे मैनेज करते हो इतना सब कुछ? कि सर करना है तो करना है, मतलब मैनेजमेंट की दिक्कत ही नहीं आती जब आपने सोच रखा है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, बाद में सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। तो वो बच्ची सुबह 4 बजे पढ़ना स्टार्ट करती, स्कूल जाती, उसके बाद शाम को रिवाइज करती, ये उसका रूटीन था। मतलब ऐसी चीज़ जो जब मैंने सुनी ना, मतलब तो मुझे भी इतना इंस्पिरेशन मिला कि यार हम सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं। जिसने ठान लिया है ना कि हाँ भाई करना है, बाकी सब चीजें कुछ नहीं है, मतलब वो अपने साथ अन्याय करने वाली बात है। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ ये टॉपर और एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं है। लाइफ में कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, तो बस आपको एक चीज करनी है, डिसाइड करना है। हम ना डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, न जाने कितनी सारी चीजों में उलझे रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। डिसाइड करना है, आज डिसाइड करना है कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा पढ़ाई के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप सोच के देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। आपकी एक दो दोस्तों के साथ में आपकी दोस्ती टूट जाएगी। अगर टूट जाएगी तो वैसे भी वो आपके सच्चे दोस्त नहीं थे जो आपको नहीं समझ सके। कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको ना डिसाइड करना है कि बस और नहीं, अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। और जब देखो आप अपने लिए कुछ करोगे ना, तो यूं समझ के लो आप अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हो। करोगे या नहीं करोगे? डिसाइड करोगे? वो भैया कहां गए फायर विंग वाले?
बताओ, देखोगे या नहीं देखोगे? वो भैया कहाँ गए जो सपने देखते हैं कि आईएएस बन के क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? शाक्या। साक्या। शाक्या। सही है, बढ़िया। तो अभी जैसे कहावत है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो कहावत रख दे, साक्या भाई के हसीन सपने। अच्छा साक्या, ये बताओ, अभी आपने बहुत सारा सोचा होगा कि आईएएस बनने के बाद क्या करोगे। बताओ क्या करोगे? सिलेक्शन लेना है भाई, बताओ क्या करोगे? और सबसे पहले तो सर जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सुनो सुनो, एक बार बोलना चाहते हैं साक्या। हाँ हाँ सर, जो थोड़ा इंडिया जोर का से बोलना। सर जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है सर, उसमें चेंजेस लाना है। और सर जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है सर, उसमें चेंजेस लाना है। और सर कई बार क्या होता है सर, कुछ ऐसे केसेस होते हैं इंडिया में, जैसे कि सर रेप केसेस हो गए या फिर इस तरीके के क्राइम केसेस या क्रिमिनल केसेस, जिसमें जो सर रिजल्ट यानी जस्टिस मिलने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी लेट हो जाता है। तो सर जल्दी जस्टिस मिले और यही सब सर। इसे ऐसे तो 15 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा इन डेप्थ बताओ यार, और कैसे सर लाओगे, कैसे कानून में चेंज करोगे, बताओ। सर थोड़ा नर्वसनेस लग रहा है सर। कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ। अच्छा, और कोई बताना चाहता है कि बन जाओगे तो क्या करोगे? आ जाओ। क्लैप फॉर साक्या। थैंक यू। सर मेरा नाम शुभम कुमार है। जब मैं यूपीएससी अपने पीसीएस को क्वालिफाई कर जाऊंगा, उसके बाद जो हमारी सरकारी जो योजनाएं निकालती हैं, जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, उसको सुनिश्चित रूप से उनके पास पहुंचाना चाहिए, जिससे हर आम व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं आयुष्मान वाली, गांव में जाते हैं तो लोगों को मिल ही नहीं पाता है। जितनी भी चीजें होती हैं वो करना उनको निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए। कैसे कैसे? सर मैं आईएएस मतलब कीवर्ड जो है ना क्वेश्चन में, इलाबोरेट है। क्वेश्चन वर्ड सर ये, जब मैं बन जाऊंगा तो मैं लोगों की तकलीफों को सुनूंगा और जो समितियां होती हैं उनके थ्रू उनको कहूंगा कि चीजों को सही रूप से किया जाए। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? शुभम कुमार। शुभम जी सर। बहुत बढ़िया शुभम, बैठ जाइए। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? पढ़ाई के साथ कितने लोग जॉब करते हैं? ज्यादातर नहीं करते। ठीक है, क्या हुआ? इलाहाबाद वाले लोग बड़ा सोचते हैं, सिर्फ आईएएस आईपीएस बनेंगे। हाँ हाँ, नहीं, इलाहाबाद में देखो आने वाले समय में ना बहुत जॉब्स आने वाली हैं। अभी शायद आपने ये सुना होगा, हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में 12 के आसपास सिटीज बड़े लेवल पे डेवलप की जाएंगी। तो उसमें से एक इलाहाबाद है, प्रयागराज ना। तो आने वाले समय में प्रयागराज में बहुत जॉब्स आने वाली हैं। बैठ जाइए। देखो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आपने स्टार्टअप्स के बारे में तो सुना ही होगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, नहीं एमबीए चाय वाला नहीं। देखो 2 स्टार्टअप्स हैं, एक तरफ महेश ने स्टार्टअप खोला और दूसरी तरफ सुरेश ने स्टार्टअप खोला। अब देखो महेश का जो स्टार्टअप है ना, उसमें सारी चीजें प्रोफेशनल ढंग से चलती हैं। प्रोफेशनल ढंग से मतलब हायरिंग प्रोफेशनल ढंग से हुई, ऐसा नहीं कि नेपोटिज्म के चलते हायरिंग हुई। ऑपरेशंस बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं, प्रोसेस बनी हुई है, कब किसी को क्या करना है। रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं है महेश के स्टार्टअप में, सब कुछ ऐसा चल रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, प्रोफेशनल ढंग से। अब दूसरी तरफ सुरेश का स्टार्टअप है। सुरेश के स्टार्टअप में ना चीजें सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलती है। अपने बंदों को रख लिया, मतलब सुरेश ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, इन्वेस्टमेंट मिल गई तो उस इन्वेस्टमेंट का ठीक ढंग से यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना। हायरिंग ढंग से हुई ना, ऑपरेशन चल रहे हैं ना, ढंग से मार्केटिंग हुई है। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल आपसे ये है,
आप इन्वेस्टर हो, आपके पास में पैसे हैं, आप महेश के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे या सुरेश के स्टार्टअप में? आप महेश के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे, है ना? अब मुझे आप एक बात बताइए, अब देखो, चूंकि मैंने बोला आप इन्वेस्टर हो, अब देखो आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप मुझे यूं बताइए, तैयारी में प्रोफेशनल हो, अभी तो आपने चूज किया कि महेश प्रोफेशनल ढंग से चल रहा है तो मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन आप तैयारी के दौरान इतनी सारी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, लेकिन क्या मुझे आप ये बताइए, आप डेली रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, और जो स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए, क्या आप रिवीजन कर रहे हो? क्या आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो? क्या आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो? यस और नो? नहीं कर रहे आप। जब देखो आपको पैसा इन्वेस्ट करना था, महेश के स्टार्टअप में आपने इन्वेस्ट किया, प्रोफेशनल स्टार्टअप में, बट आप तैयारी में प्रोफेशनल क्यों नहीं हो? यही तो दिक्कत है। लेकिन इस सेशन के बाद हो जाओगे ना, तब मुझे लगेगा कि हाँ यार, थोड़ा गला सूख गया लेकिन कुछ तो फायदा हुआ बच्चों को। पानी तो मैं पी लूंगा, लेकिन फायदा होना चाहिए यार। अभी मैं देवेंद्र सर ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहां पे ना इनके 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्टार्टअप ओपन किया है, कैफे रूफ करके कुछ है। तो ना मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब देवेंद्र सर के स्टूडेंट थे, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ, इलाहाबाद के बच्चे यार इतना बढ़िया कर रहे हैं, स्टार्टअप के सेंस में सोच रहे हैं। उसी प्रकार से देखो, करना तो यार है ही है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, और आपने ये लाइन ना बहुत बार सुनी भी होगी, या तो यार जान लगा दो या फिर जाने दो, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच का छोड़ के क्या फायदा? मतलब बोलने के लिए पढ़ भी रहे हो, बोलने के लिए कुछ जिंदगी में करने की चाह भी रहे हो, लेकिन कर नहीं रहे हो, फिर उस चीज का क्या फायदा? इस आज की इस दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज मिसिंग है एक्शन। बोलता हर कोई है, सोचता हर कोई है, करता कोई कोई है। बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमारा माइंड ना आजकल वैसा हो गया है, करने बैठते हैं ना, बस वो साख्या भाई के सपने दिखाई देते हैं। हमारा माइंड ना आजकल, एक थ्योरी है पॉपकॉर्न वाली, पॉपकॉर्न थ्योरी है। माइंड जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं ना, उछल के पॉपकॉर्न बनता है, देखा होगा ना। माइंड ऐसे मन में ना उछल के विचार आते हैं, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, प्रिया मेरे से बात क्यों नहीं करती। नहीं, सही में हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो तो किसी और के साथ चाय पीने क्यों चली गई। अरे यार, पॉइंट पे ध्यान दो भाई, प्रिया पे ध्यान मत दो। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सुनना मेरी। होता क्या है, देखो आज के समय में ना अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। इस वजह से ना हम पढ़ने बैठते हैं ना, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। इसलिए जब भी आप पढ़ो ना, ये चीज आप डिसाइड कर लो, सबसे पहले तो मोबाइल आपके आसपास होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले मतलब डिस्ट्रैक्शन का देखो सबसे बड़ा रीजन मोबाइल फोन है। जब भी पढ़ने बैठो ना, मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर लो। अगर आप यूं सोचोगे कि हाँ वाईफाई बंद कर देंगे, वो हाथ ना उसी समय वाईफाई को ऑन कर देगा या फिर मोबाइल डेटा ऑन कर देगा, तो ये काम करना ही क्यों, मतलब आपकी रीच में ही नहीं रहेगा, तो फिर आप उसको चलाओगे ही नहीं। एक बार आपको लगेगा कुछ खोल के देखता हूं किसका मैसेज आया, लेकिन आपके पास है ही नहीं मोबाइल फोन, तो ना तो आप मोबाइल फोन का मोबाइल डेटा ऑन कर सकोगे। तो सबसे पहले चीज आप ये करो। देखो सबसे बेसिक चीज है, घिसी पिटी चीज है, लेकिन करता कोई नहीं है। मतलब 1-2 दिन करेंगे फिर दोबारा आदत लग जाती है, यार क्या ही है। इसे बोलते हैं डिनायल स्ट्रेटजी। डिनायल स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जिस चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है ना, उस चीज को सबसे पहले ना दूर कर दो, अपने से डिनाय कर दो, एक्सेस बिल्कुल रिमूव कर दो। वो चीज देखो कुछ भी हो सकती है। मोबाइल फोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और कोई भी चीज जिससे डिस्ट्रैक्शन होती है ना, उसको तुरंत दूर कर दो। कोई एक ऐसा दोस्त जो आपका टाइम वेस्ट करता है, कहने को दोस्त है लेकिन सैडिस्टिक प्लेजर लेता है, आपके दुख में मजे लेता है, ऐसे दोस्त होते हैं ना। तो कुछ भी हो, आप इन सब चीजों से अपने आप को कट कर दो। और दूसरी तरफ
यूं बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो ओवर थिंक करते हैं? बहुत ज्यादा। आप क्या ओवर थिंक करते हो? आप मोबाइल उनको दो, माइक दो। हेलो सर, Hello. मेरा नाम सृष्टि तिवारी है। मैं इस टाइम में मेरा ग्रेजुएशन जोर थर्ड से। ईयर। अच्छा सर, ओवर थिंकिंग का कोई ऐसा नहीं होता कि कोई टॉपिक हो पर डे हमको उसी पे ओवर थिंकिंग होती है। दिन भर से जो भी हरकत हुई रहती है वो चीज़ें ओवर थिंकिंग, जब आप पढ़ने बैठते हैं तभी सारा कुछ दिमाग में आता है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमें कितना पढ़ना है उसका बर्डन हमें उस टाइम फील होता है। जो पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, जो पढ़ना है वो सारा प्लान करना है, इसके बाद क्या करना है, सारी प्लानिंग उसी टाइम में आएगी, लेकिन जो कर रहे हैं बस वही नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम और है सर, और एक क्वेश्चन और है। सुनो 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 सुनो, पॉइंट तो सुनो यार। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम किसी चीज़ को करने का संकल्प लेते हैं तो क्या संकल्प का विकल्प होना इम्पोर्टेंट है या जरूरी है आपके हिसाब से, ये होना चाहिए या नहीं है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है सृष्टि ने। प्लान बी की बात है, तो प्लान बी की बात मैं इसके बाद करता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सृष्टि, आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया। थैंक यू। देखो ये जो चीज है ना ओवर थिंक वाली, इसको आप कैसे एड्रेस कर सकते हो? सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। देखो हमारा मन जो है ना वो बहुत चंचल है। जैसा मैंने आपको बताया, मन को ना हमेशा डोपामाइन चाहिए, हमेशा प्लेजर चाहिए। प्लेजर कैसे मिलता है? जब कुछ नया जानने को मिले, कुछ ऐसा जानने को मिले जो उसको अभी तक पता नहीं है, जैसे वो गेम हो गई, रील्स हो गए, कुछ भी हो गया। हमारे माइंड को ना हमेशा स्टिमुलेशन चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए। आप उसको एक जगह रोक के रखोगे ना, जैसे मुझे यही पढ़ना है, तो वह रुकने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे बंदर है, बंदर को आप थप्पड़ मार के बिठा सकते हो एक जगह? नहीं बिठा सकते। तो मन भी हमारा ना वही होता है, लेकिन एक चीज करके हम ऐसा कर सकते हैं। देखो हम ना पूरा दिन ना होश में नहीं होते। होश में नहीं होते का मतलब यूं नहीं है कि हाँ सुबह सुबह होश में नहीं होने का मतलब क्या है कि हम ना ध्यान नहीं देते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बता रहा हूं। अगर आप अपने मन को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, पढ़ना स्टार्ट करने का मतलब ये है, अभी आप यहां पे खड़े हो और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट लगाइए। गांधी जी मेरे सामने है, देखो मैं गांधी जी को देखता हूं और ये कोशिश करता हूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। समझ रहे हो? कौन सा विचार मेरे अंदर चल रहा है अभी। यूं मान के चलिए कि एक सिंपल भाषा में बोलूं, आपके अंदर ना एक पर्सनैलिटी है। मतलब बाहर से आप हो एक, मतलब जो भी आपका नाम है, बट आपके अंदर भी एक पर्सनैलिटी है। वो आपको मजबूर करता है कुछ कुछ करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा, माइंड और मतलब दिमाग कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। दिमाग कहता है कि भाई पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मन कहता है, अंदर वाली जो पर्सनैलिटी है वो कहता है कि यार थोड़ी देर और टाइम पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? होता है ना? हमेशा मन और दिमाग के बीच में ये लड़ाई रहती है। तो ना जो दिमाग है ना वो आप खुद हो, लेकिन आपके अंदर जो मन वाली पर्सनैलिटी है ना वो कोई और है। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे भी एक बार ये ऐसे इशू होते थे। मतलब लाइब्रेरी में पढ़ने बैठते, देखो पर्सनल सेटबैक्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो। तो एक पर्सनल सेटबैक के कारण ना दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और बार बार वही थॉट्स घूम रहे थे, बार बार वही थॉट्स घूम रहे थे। तो 2-3 चीज़ें मैंने की और वो 2-3 चीज़ें देखो मुझे सच में लगा कि बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुई। सबसे पहले तो ना मैंने ना, मतलब हमेशा ऐसा होता ना कि होश में नहीं है, पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो मन में क्या चल रहा है। मैंने ना ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि मेरा मन क्या सोच रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है। जैसे अभी सृष्टि ने बताया कि ना कि ऐसा होता है कि सर कई बार ना एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर हम चले जाते हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसा कोई थॉट चलता, तो मैं अंदर ना मेरे मन को मैंने नाम रख दिया टपलू, टपलू भाई। तो जैसे ही ना मन में कुछ ऐसा चलता ना, विचार एक से दूसरे दूर, तो मैं मन में ही बोलता टपलू भाई रुको रुको रुको, वहां नहीं जाना है अभी। तो ना कॉन्शियस हो जाता मैं, फिर वो विचार आना बंद हो जाता, वहीं पे ब्रेक लग जाता। क्योंकि देखो विचार जो है ना, गहराई की बात बोल रहा हूं, विचार जो है ना, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे विचार से तीसरे विचार, तीसरे से चौथे, चैन चलती है पूरी।
लेकिन जैसे ही हमें कॉन्शियसनेस आती है ना कि मन सोचता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो चैन वहीं रुक जाती है। ध्यान दे के देखना, कभी जब आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, बस आप इतना सोच लेना कि मेरा दिमाग में कैसे विचारों की चैन चल रही है, यानी अंदर का जो टपलू भाई है वो कैसे चीजों को कहां पे ले जा रहा है, बस इतना सोच लेना। उसके बाद देखना वो चैन ना वहीं पे बंद हो जाएगी, आप होश में आ जाओगे। बस हम वैसे देखो जाग रहे हैं, लेकिन असल में ना हम जाग नहीं रहे हैं। जब हमें यही नहीं पता कि हमारे मन में क्या चल रहा है, जब असल में हमें पता लगता है ना कि मन कहाँ पे जा रहा है, तब हम वास्तव में जाग जाते हैं। उसे बोलते हैं असली कॉन्शियसनेस। मतलब काफी गहराई वाली बात बोली है, मुझे पता नहीं कितने लोगों के ऊपर से गई। ऐसा है कोई जिसके ऊपर से गई है जो 4-5 हैं। कोई बात नहीं, साइड वाले उनको समझ के समझा देना भाई, ठीक है। और देखो ये तो चलो एक काफी गहराई वाली बात थी, और सिंपल से सिंपल चीज आपको बताता हूं। जब आप पढ़ने बैठते हो ना, एक सिंपल एक्सरसाइज आप कर लेना, ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। मतलब आपने प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ते पढ़ते 1 मिनट के बाद आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैं कहीं और जा चुका हूं। आपने ना लिख लिया 1, मतलब नोटबुक में आपने लिख लिया 1। उसके बाद आपने फिर से कंसंट्रेशन पे आए आप, और फिर से 2 मिनट के बाद में, इस बार 2 मिनट के बाद में आपका माइंड कहीं और जाने लग गया। इस बार आपने लिख लिया 2। फिर से आपने दोबारा से आपने कंसंट्रेशन स्टार्ट की, फिर से आपका माइंड 3 मिनट के बाद में ना कहीं और जाना स्टार्ट कर दिया। इस बार आपने लिख लिया 3। मतलब लास्ट तक आप पढ़ोगे ना 8-9 घंटे, आपके पास कोई नंबर आ जाएगा, शायद 100 आ जाए, शायद 90 आ जाए। पहले दिन ये नंबर ना 100 आएगा, अगले दिन ये नंबर ना ऑलमोस्ट 60-70% कम हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा और कम हो जाएगा। मतलब 21 दिनों के अंदर अंदर ना, यूं बोलते हैं कि कोई भी हैबिट जो है ना 21 दिनों के अंदर चेंज की जा सकती है। सुना है ना आप सबने? तो 21 दिनों के अंदर अंदर ये नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ओवर थिंक वाला। ये सिंपल एक्सरसाइज आप करके देखना, बहुत फायदा होता है इससे। इससे क्या होता है कि कॉन्शियसनेस आती जाती है, समझ गए? और कौन कौन क्या ओवर थिंक करता है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर ओवर थिंकिंग करने रोकने का एक और तरीका है सर मेरे पास। सर मैं भी आपका नाम क्या है? अमितेश प्रताप राव। बढ़िया अमितेश। सर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सर मैं नोटिस करता था कि जब भी मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मुझे कभी मतलब ओवर थिंकिंग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता था। बट जब से यूपीएससी स्टार्ट किया, जब हिस्ट्री लेके बैठे, बस दिमाग इधर उधर की आ ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। सर तो ये नोटिस किया कि जब मैथ्स पढ़ते हैं तो हम हमेशा पेन चलाते रहते हैं, उसी तरह जब अब हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो अभिषेक श्रीवास्तव सर पढ़ाते हैं, मैं प्रहार का स्टूडेंट हूँ। तो सर जब भी जोर से बोलो। जब भी पढ़ता हूँ तब हमेशा टाइमलाइन बनाते रहता हूँ, पेन हमेशा चलाते रहता हूँ, तो ये सब कभी आता ही नहीं है सर दिमाग में कि मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या करना है, क्योंकि जितना देर पढ़ते हैं उसी में रहते हैं। जैसे अभी सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो सर उसमें जब पॉइंट्स एक एक ऐड करते थे खुद से, जब कोई टॉपिक है, जैसे सर भी जीडीपी पढ़ा रहे थे, तो जीडीपी में जब खुद से उस पर लिखते रहेंगे ना, तो सर ये सब कुछ आता ही नहीं दिमाग में। सेल्फ स्टडी बता रहा हूँ, जब सेल्फ उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, मतलब अभी तो इस स्टेज पे नहीं पहुँचा, केवल रिवाइज ही करना है, सर पढ़ा देते हैं, उस क्लास को रिवाइज भी करना होता है। तो जब मैं उसको रिवाइज करता हूँ तो जो टाइमलाइन उस बाद में अपने भी बनाते रहता हूँ, तो उसमें एक एक पॉइंट खुद से ऐड करता हूँ, तो ये सब ओवर थिंकिंग आता ही नहीं हमें लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया अमितेश, बहुत बढ़िया। बस कैरी करो, बढ़िया सर। प्रयागराज की धरती पे बोलने वालों की कमी नहीं है। प्रयागराज वालों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई पर रहता है। देखो चलो, अब ये बातें बहुत हो गई। कुल मिला के देखो, पॉइंट ये निकल के आता है कि आप अपने मन को कंट्रोल करो, चाहे अमितेश की स्ट्रेटजी फॉलो करो या कुछ भी करो। एक चीज चलो अमितेश में मैं ऐड कर देता हूं। एक तरीका होता है पढ़ने का, एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग में क्या होता है, जैसे देखो, एक तो ये होता है कि आप ना रैंडमली पढ़ रहे हो, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक सिर्फ किताब सामने पड़ी है और आप ना पढ़ रहे हो। एक तो ये तरीका होता है। एक ना ये होता है कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि इस टॉपिक से
मैं क्या क्या सीखने वाला हूं, मतलब क्वेश्चन आप पहले से डिसाइड कर लेते हो। उसके बाद जब आप टॉपिक पढ़ते हो ना, तो आप उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर रहे होते हो, क्योंकि आपके मन में एक टारगेट आ चुका है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने फाइंड आउट करना है। तो फिर आप पढ़ते हो ना, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ते हो, आपके पास में एक टारगेट है। जब भी देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हम एग्जाम देते हैं तो कोई आपको बोले ना कि 3 दिनों के बाद में आपका पेपर है, तो हम ना 3 दिनों के अंदर उसकी तैयारी करेंगे। कोई बोलेगा कि आपको ना यही पेपर 1 दिन की छुट्टी में देना है, तो हम ना 1 दिन की छुट्टी में भी एडजस्ट कर लेंगे। होता है क्या नहीं होता? तो हम ना एडजस्ट कर लेते हैं, हमारा माइंड जो है ना उसी हिसाब से चीज़ों को ना एडजस्ट कर लेता है। तो उसी प्रकार से देखो, जब हमारे पास टारगेट होता है ना, तो टारगेट फिर हमें भटकने नहीं देता। इसी वजह से तो बोलते हैं कि आप ना डेली टारगेट दो अपने आप को। मतलब आज मैं इतने टॉपिक पढ़ूंगा, आज मैं प्रेसिडेंट खत्म करूंगा। तो ये टारगेट जब देखो आप अपने आप को दोगे ना, तो फिर आपको पता है कि मेरे पास देखो 5 घंटे हैं, और 5 घंटों के अंदर मुझे किसी भी कीमत पे प्रेसिडेंट खत्म करना है। तो भटकने के चांसेस देखो थोड़े कम हो जाते हैं। अब जिसको भटकना है देखो वो तो फिर भटकेगा ही, लेकिन आप ये करोगे, एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, और जो पॉइंट्स आपने सीखे हैं उनको नोटबुक में लिखोगे। एक टॉपिक खत्म होते ही, मतलब आधा घंटा आपने पढ़ा, फिर जो सीखा आपने नोटबुक में पॉइंट्स आपने लिखे। तो ऐसे ऐसे टेक्निक्स आप फॉलो करके ना पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा डेडिकेटेड ढंग से ज़्यादा चल सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप ला सकते हो। लेकिन फिर भी देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा, चलो प्लान बी का सृष्टि बोल रही थी, पहले प्लान बी की बात कर लेते हैं। प्लान बी फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, हर तरह के एस्पायरेंट की मैं बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले वो एस्पायरेंट्स जो ना 2 साल तक जबरदस्त मेहनत करने को तैयार हैं, मतलब उनकी फैमिली उन्हें अलाउ कर रही है कि आप 2 साल तक बिल्कुल अपना बेस्ट दे दीजिए, हम आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, फाइनेंशियली कोई चैलेंज नहीं है, बस आपको 2 साल अपना बेस्ट देना है। और देखो, वो स्टूडेंट 2 साल अपना बेस्ट ईमानदारी से देता भी है। देने का मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जिन डिस्ट्रैक्शंस की हमने बात की, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, उसने ईमानदारी से पढ़ा है। ईमानदारी से पढ़ने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आंसर राइटिंग की है, रिवीजन की है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है, छोटे नोट्स बनाए हैं, हर एक वो चीज़ की है जो सजेस्ट की जाती है, जो एक्सेप्टेबल है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। उसने वो सारी चीज़ें की हैं। फिर अगर देखो एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसे प्लान बी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखो, उसका एक रीज़न बताता हूँ, मैं टेक्निकल बात करूँगा। उसका रीज़न देखो ये है कि उसने 2 साल ईमानदारी से अपने दिए हैं, मतलब उसके नोट्स तैयार हैं ऑलरेडी, अब सिर्फ उसे वो नोट्स रिवाइज करने हैं। 2 साल उसने इतनी मेहनत की है कि अब उसे सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, उसे अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज लाने की आवश्यकता है। वो दिक्कत नहीं है कि उसने पढ़ा नहीं है, पढ़ा सब कुछ है, नोट्स भी तैयार हैं, आंसर राइटिंग भी की है, बस उसे अगला अटेम्प्ट अब स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज लाके देना है। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को प्लान बी फॉलो कर लेना चाहिए। अगर घर में फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी है तो 3 साल ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद छोड़ो नहीं, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप तैयारी छोड़ दो, लेकिन उसके बाद प्लान बी पे चलते चलते तैयारी अटेम्प्ट दो। समझ गए? तो ये तो हुई पहली कैटेगरी के स्टूडेंट। अब बात फंसती है बीच में। सबसे ज़्यादा दिक्कत पता कब आती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उसी लाइन में। लोग ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, डेली मैं तो सैकड़ों स्टूडेंट से मिलता हूँ, ना तो बच्चे ना जाने देते और ना ही बच्चे जान लगाते। मैं ना ऐसे स्टूडेंट से भी मिलता हूँ जिनका 4था अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है, और सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ लूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड, जो मतलब सबको पता होगा लेकिन उसे नहीं पता होगा, तो मैं पूछता हूँ कि यार तुमने 5 अटेम्प्ट तक किया क्या? अपना बेस्ट नहीं दिया, मतलब टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा किया। यही चीज सबसे ज्यादा गलत है, सबसे ज्यादा खराब है। भाई, ना तो आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आपने अपनी लाइफ भी रोक रखी है इस एग्जाम के लिए, लेकिन आप जान भी लड़ाने के लिए तैयार नहीं हो, तो क्या मिलेगा फिर? मतलब किसको धोखा दे रहे हो आप? अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को।
यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं कि वो प्लान बी के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ छोटे नोट्स बना लिए हैं क्या? नहीं बनाए सर। सब्जेक्ट सारे पढ़ लिए हैं? हाँ सर पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन में ना तो वो बच्चा ऐसा है कि जिसने अपनी तैयारी में बेस्ट दे दिया है, अब प्लान बी के लिए तैयार है, और ना ही वो बच्चा ऐसा है जिसे मैं यूं बोल सकूं 4 अटेम्प्ट हो गए हैं कि फुल फ्लैज आप तैयारी करो। मेरे पास भी कोई एडवाइस बचती नहीं है देने के लिए, क्योंकि देखो बात सिर्फ सिंपल है कि 2 साल आप अपना बेस्ट दे दो एक बार सब कुछ छोड़ के, और 2 साल आपने बेस्ट दे दिया ना, या तो यार ये एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज आप एग्जाम के लिए ना इतना प्रिपेयर्ड हो कि आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। तो फिर आप जॉब के साथ भी निकाल सकते हो, हायर स्टडीज के लिए भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 साल आप अपना बेस्ट दे चुके हो। आप ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने 2 साल बेस्ट दिए हैं? सारे बिगिनर हैं क्या? पीछे हैं वो देखो। हेलो सर। हाँ बताइए। मेरा नाम सचिन है सर। हाँ सचिन, कैसे हो? बढ़िया है सर। अर्जुन कैसे है? सब बढ़िया है सर। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर मैंने अपनी तैयारी जो है 2021 में शुरू की थी सर। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के साथ ही कर दी थी सर, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, ये 2024 में मैंने दिया था। क्या हुआ? सर जीएस में तो इतना आया कि अगले बार के लिए भी सर प्लस में था, लेकिन सीसेट में सर फिर डस गए। तो जीएस में तो सर इतना था कि आगे के लिए मैंने बचा के रख लिया था, लेकिन अब सीसेट में सर है कि मेरा नहीं बन पाया, किसी वजह से ये अटेम्प्ट मेरा चला गया सर। मुझे एक बात बताओ, 2021 से आप तैयारी कर रहे हो, आपने कितने आंसर्स लिखे अभी तक? सर जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस समय ग्रेजुएशन भी चल रहा था, और तैयारी स्टार्ट की तो मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, तो मैं अपना एनसीईआरटी वगैरह यही सब पढ़ता था। और कोचिंग मैंने 2022 में, मतलब अपने सेकेंड ईयर से 1 साल तो मैंने एनसीईआरटी वगैरह यही पढ़ा था। सेकेंड ईयर से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन ऐसी जगह फंस गए थे कि 4 महीने बाद ही कोचिंग छोड़नी पड़ी थी। मुझे सिर्फ एक सिंपल बात बता दो, जो हमने अभी डिस्कस किया, आपने 2 साल अपना बेस्ट दिया? यस सर, बेस्ट दिया, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां खुद की रह गई जो एग्जाम से हॉल में जो है सर उसको दूर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सीसेट फेल कर गए सर। बढ़िया। अभी प्लान बी क्या है? अभी तो सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, और एज भी अभी 21 ही, अब इतना ज़्यादा नहीं है कि अब सर मैंने जो, जैसे आपका 3 साल से फॉलो करता हूँ आपको मैं, और जैसे आपका जो करंट प्लस वाला बैच भी आने वाला है, तो ये खुशी की बात नहीं है, जब सिलेक्शन होगा तब खुशी की बात है। नहीं सर, खुशी की बात इतना है कि सर आपसे 3 साल काफ़ी कुछ सीखा है, और जैसे आपने बताया कि नोट छोटे छोटे कैसे, तो सर मैंने अभी जैसे मेरा सीसेट फेल हुआ है, तो पिछले 3 महीनों में मैंने यही किया है कि जैसे मैं पिछली बार प्री की तैयारी कर रहा था, लेकिन दिमाग में यही था कि मेरा इंटरनल सिक्योरिटी इतना छोटा सब्जेक्ट जिसके मैंने 300 पेज में नोट्स बनाए हैं, तो दिमाग में था कि मैं प्री कर रहा हूँ लेकिन मेरा मेंस नहीं होगा, और मैं तैयारी कर रहा था। मैं एग्जाम हॉल में था, उस समय भी था कि यार प्री हो गया तो, लेकिन मेंस नहीं हुआ मेरा, और वही हुआ। लेकिन इस बार मैंने किया है कि 2-2.5 महीने से बस दिमाग में एक ही है कि छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं, और अक्टूबर के बाद पूरा प्री को लेकर देना है, तो सर यही है। बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं। यस सर। हाँ सर, मेरा नाम आशुतोष कुमार है, और मैं यूपी के बलिया से आया हूँ आपको देखने के लिए अभी। तो सर तो सर मैंने, यूं बोलो, सुनने के लिए आया हूं, देखने के लिए नहीं। सर देखने के लिए भी आए हैं और सुनने के लिए भी आए हैं। क्या देखोगे? सर आपकी पर्सनालिटी देखने के लिए आए हैं सर। यूं बोलो, आज कुछ सीखने आया हूं, आज कुछ सुनने आया हूं। हाँ ठीक है सर। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया हूँ, बीए कर रहा हूँ अभी। तो मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन सर क्वेश्चन आंसर लिखने अभी नहीं आता है हमको। तो लिखने का स्टार्ट करता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या लिखूँ, कुछ आता ही नहीं है समझ में, क्या लिखना, कहाँ से शुरू करें सर। डर है। यस सर। आंसर राइटिंग का डर है। Yes, और sir. डर को देखो भगाने का एक ही तरीका है। Yes, आप सब बोलोगे डर को भगाने का क्या तरीका है? देखो सबको पता है, जिस चीज से डर लगता है ना वो चीज कर दो। स्विमिंग से डर लगता है तो कूद जाओ। ऐसा नहीं अकेला कूद जाओगे समुद्र में। शुरू में छोटे कम पानी में कूदो, किसी को साथ लेके कूदो, लाइफ बोट के साथ में कूदो।
आंसर राइटिंग से डर लगता है तो कर दो, मतलब ये मत सोचो मैं खराब आंसर लिखूंगा, नहीं लिख पाऊंगा। चाहे आप 5 लाइनें लिख पाओ लेकिन लिखो तो सही। ठीक है सर, मैं दावा कर सकता हूँ आपने ना कोशिश 10 बार से ज्यादा नहीं की होगी। नहीं सर, अभी ऐसा ही होता है, मतलब हम करते नहीं है, कोशिश करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। बस सुनो। तो देखो मैं अभी बाद में इस चीज को देखो मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, मतलब सेमिनार को अभी नहीं खत्म करूंगा। अभी जो मैंने पहले बोला ना पर्सनैलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो एक कैटेगरी को मैं खत्म करूंगा अभी, उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजी रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूं, बस वो स्टोरी आप हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी वीडियो में बताई है। सर मेरा नाम सौरभ सिंह है। सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में झारखंड पीसीएस प्री निकाला था, उसके बाद सर मेंस कभी हम लोग लिख ही नहीं पाए। यहाँ पूरे इलाहाबाद सर सारे कोचिंग में टहल चुका हूँ, कोई नहीं अच्छी तरह से बता सकता उछल्ले शब्द क्या होते हैं, कैसे उसे लिखा जाए, ये सब कोई नहीं बता सकता। हिंदी मीडियम के साथ बहुत दिक्कत है सर हम लोगों के साथ। कोई बताता नहीं है मतलब? सर बहुत कोचिंग में जब मतलब कुछ पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए और लिखने के लिए तरीके नहीं बता पाते हैं सर। बहुत मेंटोर से भी मिले मैं सर। नहीं क्या जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो क्या दिक्कत आती है? सर प्रस्तावना कभी लिख लेते, कभी निष्कर्ष नहीं लिख पाते, कभी निष्कर्ष लिखते प्रस्तावना गलत हो जाता है। निष्कर्ष लिखने में इतनी दिक्कत नहीं होती। निष्कर्ष में क्या है, मतलब आप कुछ सजेशन दोगे और समराइज करोगे जो आपने लिखा है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को ना दूसरे सेंस में मत लेना। हाँ, सीखने के लिए ना आज के समय में यार बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप ब्लेम डालोगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डाल दो कि हाँ भाई कोई यहाँ पे सिखाने वाला नहीं था और PWO इसकी चाहे तारीफ कर दो, अब हम आए हैं तो हम ठीक करेंगे। मैं उस टाइप का नहीं हूँ यार। हाँ। मैं ईमानदारी से बोलूँगा, आप टॉपर कॉपीज डाउनलोड करते, आप देखते वो कैसे लिख रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसे जा रही है। आंसर राइटिंग से संबंधित इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उसमें बताया गया है कंक्लूजन कैसे लिखना है। क्या आपने वो सब किया? सर देखते मेरे मामा खुद IAS बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ सर, यही दिक्कत है। क्या दिक्कत क्या आती है? मतलब देखो ये किसी के देख के नहीं लिख पाते सर हम। देख के नहीं, थॉट प्रोसेस देखो। हाँ, मैं बताता हूँ क्या है, दुनिया में अगर किसी से सीखना है ना, उसको कॉपी मत करो, उसकी थॉट प्रोसेस को कॉपी करो। ये देखो कि वो किस सेंस में सोच रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, टॉपर कॉपीज हैं, टॉपर कॉपीज में उसने फॉर एग्जांपल पंचायत से रिलेटेड ऐसे हैं, तो आप टॉपर का ना रैंक 1 का ऐसे देखोगे, उसने क्या इंट्रोडक्शन में लिखा है कि हाँ कि पंचायत ये है, शुरू में उसने बताया है, स्टोरी से उसने शुरुआत किया है। आप ना उसकी थॉट प्रोसेस से देखो कि मैं भी ऐसे ही स्टोरी से शुरुआत कर सकता हूं। आप उसकी स्टोरी पे ध्यान मत दो, आप ये ध्यान दो कि मैं भी ऐसी स्टोरी बना सकता हूं। अगर उसने डेटा दिया है तो आप ये मत ध्यान दो कि उसने डेटा दिया है वो डेटा मैं यूज कर लूं। डेटा कोई काम का नहीं है, डेटा तो कहीं भी मिल जाएगा। बात है उसकी थॉट प्रोसेस कि उसने डेटा दिया, मैं भी आंसर की शुरुआत डेटा से दे सकता हूं, इस प्रकार का डेटा मैं भी यूज कर सकता हूं। ये थॉट प्रोसेस कैप्चर करना जरूरी है। आप ना कंक्लूजन्स देखो, आप उनके कंक्लूजन्स कॉपी मत करो, उसने क्या लिखा है कंक्लूजन से। आप ये देखो उसने कंक्लूजन में क्या बोला है, क्या उसने कोई सजेशन दिए हैं। सजेशन दिए हैं तो आप सोचो अच्छा ऐसे सजेशन देना होता है, तो ऐसे तो यार मैं भी सजेशन दे सकता हूँ। मैंने ना अपनी तैयारी के दौरान बहुत मतलब टॉपर कॉपीज भी देखी थी, मतलब बहुत सारे दूसरे लोगों की कॉपीज भी देखी। मैंने पॉइंट डायरी बना के, एक छोटी सी डायरी मैंने बनाई थी और मैंने पॉइंट नोट कर लेता था। पॉइंट नोट मतलब जैसे टॉपर ने ना पंचायत जन सुनवाई जैसे कीवर्ड है, तो जन सुनवाई उसने एग्जाम्पल दिया है तो मैं नोट कर लेता था, मैं गिव एग्जाम्पल्स लाइक दिस, तो मेरा माइंड चलने लगता था। अगले दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो मैं जन सुनवाई जैसे एग्जाम्पल देखता, मैं जन सुनवाई जैसे एग्जाम्पल ना नोट कर लेता था, क्योंकि मुझे पता है टॉपर ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं जन सुनवाई जैसे, तो ऐसे एग्जाम्पल आंसर में दो तो फायदा होता है। तो ऐसी थॉट प्रोसेस कैप्चर करो उसकी, वो कर क्या रहा है, ये उसका आंसर कैसा है वो मैटर नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट में उसने कैसे फ्लो किया है, ये सब चीजें देखो। मतलब उसकी मेरा कहने का मतलब है, एक तो है उसकी ऊपर का आंसर देख के उसकी बॉडी देख रहे हो आप, मतलब आंसर वाली बॉडी नहीं, मतलब एक है उसके अंदर की आत्मा देखो। जब उसने ये आंसर लिखा तो उसके मन में क्या स्ट्रेटेजी चल रही थी, वो स्ट्रेटेजी कैप्चर करो। समझ गए? बाकी देखो डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आए हैं तो आप मेंटर्स के साथ में बैठो, अपने आंसर दिखाओ
और वो सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन मैंने बेसिक चीज़ आपको बताई है, ठीक है। थैंक यू सर। तो एक देखो स्टोरी से एंड करना चाहूँगा, वो वाला एस्पेक्ट जो हमारा है पर्सनैलिटी रिलेटेड चैलेंजेस वाला। स्टोरी ये है, बाद में क्वेश्चन बाद में लेंगे, ऐसे तो अपनी चीज़ें रह जाएंगी। एक सोक्रेटिस वाली स्टोरी आप सबने सुनी है? जिन्होंने सुनी है ना वो चुप कर जाना, बीच में बोलना मत, ऐसा ना हो बाकियों के लिए मजे खराब कर दो, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट जो ना सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट तो नहीं था लेकिन चाहता था, मतलब उसको लगता था कि कैसे ना कैसे करके मुझे सिर्फ सक्सेस मिल जाए। उसने स्ट्रेटेजी भी बनानी स्टार्ट कर दी थी कि सक्सेस मिल जाएगी तो मैं क्या करूंगा, कुछ आप मान के चलिए साक्या जैसा था वो स्टूडेंट। तो एक दिन ना उस साक्या नाम के बच्चे के पास ना एक बहुत बड़े महात्मा आए जिनका नाम था सोक्रेटिस। तो ना उन्होंने ना सोक्रेटिस को बोला कि गुरुजी मुझे ना लाइफ में ना सक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए मुझे। तो उस समय ना जो महात्मा थे ना सोक्रेटिस, उन्होंने ना उस बच्चे को सिर्फ एक बात बोली कि आज इसे डिस्कस नहीं करेंगे, इसे हम ना कल सुबह डिस्कस करेंगे, कल सुबह नदी किनारे आ जाना। तो नदी के किनारे बुला लिया महात्मा जी ने। तो साक्या सुबह सुबह आ गए नदी के किनारे, और नदी के किनारे आ गए तो महात्मा जी शुरू में तो नदी के किनारे इधर उधर टहले, चक्कर काटे, और फिर बोला कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नदी में वो चलने लगे अंदर, और नदी में महात्मा जी आगे और साक्या पीछे पीछे। साक्या कहाँ पे हैं? ठीक है, पीछे ही हो, देख लो। जैसे ही जो महात्मा जी नदी के बीचों बीच पहुंचे ना, अब साक्या भी नदी के बीचों बीच। तो जैसे ही पहुंचे, महात्मा जी ने ना साक्या की गर्दन पकड़ी और नदी के नीचे डुबो दिया, ऐसे करके। अब महात्मा जी थे कद काठी में बहुत मजबूत। अब साक्या क्या कर रहे, पानी के नीचे वो पूरी तरह से छटपटा रहे, ऊपर आने की कोशिश कर रहे। अब देखो पानी के जब नीचे होंगे तो क्या होगा, सांस नहीं आएगा, मानते हो ना। अब एक बात बताओ, जब पानी के नीचे आप रहोगे कितनी देर तक आप सांस ले सकते हो, बताओ? 1 मिनट मैक्सिमम। बताओ यहां पे क्लास में जो मौजूद है, सांस नहीं आएगा तो मैक्सिमम कितना सांस ले सकते हो हम पानी के नीचे? 1 घंटा। कौन है 1 घंटे वाला? देखो जब पानी के नीचे रहेंगे ना तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, मतलब ऐसे बिल्कुल छटपटाते हैं ना वैसे छटपटाने लगेंगे। तो वैसे ही साक्या कर रहा था। लेकिन देखो एक पल ऐसा आया, वैसे महात्मा जी थोड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के थे कदकाठी के हिसाब से, लेकिन एक पल ऐसा आया जब ना साक्या ने पूरा जोर लगाया और वो ऊपर आ गया, और ऊपर आके बोला, महात्मा जी ये क्या कर दिया आपने, तो ये तो आप सक्सेस दिलाने आए थे, मार ही दोगे आप तो। ये तो मुझे नहीं चाहिए सक्सेस, आपसे मुझे नहीं पूछना। तो ना महात्मा जी ने एक बात पूछी, सिर्फ तुम ही तो बोले थे सक्सेस चाहिए, अब मिल गई सक्सेस तुम्हें। उन्होंने ना बोला कि देखो जब तुम पानी के नीचे थे ना तो किस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी? ऑक्सीजन, एयर। और कितनी बुरी तरह से तुम छटपटा रहे थे ऑक्सीजन के लिए। अगर देखो तुम सक्सेस प्राप्त करने के लिए उतनी बुरी तरह से छटपटाओगे ना, उतनी बुरी तरह से जोर लगा के ऊपर आओगे ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सक्सेस प्राप्त करने से, कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे एक ईमानदारी से ना एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप सब में से जो ये यहां पे जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या आप उतनी डेस्परेटली इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तड़प रहे हो? ईमानदारी से बताइए। मतलब आप अपना बेस्ट दे रहे हो? वीर देखो, वीर ने ईमानदारी से बोला, सर अभी तक तो नहीं लेकिन करेंगे। वेद को अपने नाम की ज्यादा चिंता, पॉइंट की चिंता नहीं है। नाम गलत नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है।
बात देखो ऐसी है कि हम ना बहुत सारे गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को हम साथ लेके नहीं चल सकते, ये सच्चाई है। अब देखो बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, मजबूरी हो जाती है, जॉब की आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ जॉब भी करना पड़ गया, मजबूरी है, घर से नहीं सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन देखो मैं आपको ये बोलूंगा, ये चीज देखो 2 साल अगर आपने बेस्ट दिया है ना, उसके बाद करना सही है। फिर आप बोलोगे सर मजबूरी है, मैं क्या करूं? मजबूरी होती है, मजबूरी है तो पहले आप जॉब कर लो, पहले आप जॉब कर लो, थोड़ा सेविंग कर लो, उसके बाद आप तैयारी कर लो। आप वो काम मत करो ना इधर के ना उधर के, वो काम आप मत करो। मेरी पर्सनल राय देखो यही है, आप अपना बेस्ट दो 2 साल के लिए, उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिन्होंने देखो क्या किया, काउंसलिंग की जॉब स्टार्ट कर दी या फिर दूसरी जॉब स्टार्ट कर दी, वो एक चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने ऐसी जॉब चूज कर ली मजबूरी में जो शायद उतनी अच्छी नहीं थी। अब उनको एक स्टेप ऊपर जाने के लिए कई बार टाइम भी नहीं मिल पाता, मतलब कि हाँ मैं अच्छी जॉब के लिए मैं तैयारी कर सकूं, और ना ही फिर देखो वो आईएएस की तैयारी कर पाते हैं। तो उस लूप में मत फंसिए आप, या तो शुरुआत में अपना बेस्ट दे दीजिए, उसके बाद प्लान बी, या फिर पहले प्लान बी थोड़ा सेविंग कर लीजिए, फिर आईएएस की तैयारी में आइए। अब वो आपको डिसाइड करना है, ना इधर के ना उधर के, वो वाली लूप में आप मत आइए। समझ गए? ठीक है, फिर अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब गलतियों वाली बात करते हैं, स्ट्रेटेजी में क्या गलतियां करते हैं। क्या कुछ बोलना है क्या? सर मेरा ये पूछना है कि आप अपने, जैसे अगर आप अपने प्रिपरेशन को लेके कॉन्फिडेंस हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये कैसे डिसाइड करें? क्योंकि हम उतना कर नहीं पाते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उस चीज़ से कैसे बचें? ओवर कॉन्फिडेंट देखो कई बार हम ऐसे हो जाते हैं, हम क्विज दे रहे हैं, मतलब टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हमने एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्विज लगाया, उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आए, तो हमने सोच लिया कि यार मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। आपने ना किसी छोटी सी क्लास में टॉप किया, तो आप ना देख के खुश हो गए कि यार मैं 50 बच्चों में मैं टॉपर हूँ तो मैं कर लूँगा। लेकिन यार सोच के देखो इस एग्ज़ाम की तैयारी कौन कौन कर रहा है। आपका मुकाबला सिर्फ इन बच्चों से नहीं है, आपका मुकाबला देश के बच्चों से है। तो आप हमेशा PYQ देखिए, आप ना सिर्फ मॉक में मार्क्स आने से खुश मत होइए, PYQ देखिए, क्या आप पुराने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आंसर्स जो हैं टॉपर्स के आंसर से मैच कीजिए, मेंटर से फीडबैक लेते रहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे हो, क्या आपका स्टेटस है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अब देखो ये बात करते हैं कि बच्चे क्या गलती करते हैं स्ट्रेटेजी में। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा ना, एक चीज, चलो महात्मा जी की कहानी हमने डिस्कस कर ली कि उतनी छटपटाहट होनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दूसरी चीज क्या चाहिए, कोई बता सकता है कि दूसरी चीज क्या चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? हाँ बताइए, माइक दीजिए। पेशेंस नहीं, पेशेंस नहीं बोलूंगा मैं। सही, आजकल गाइडेंस की दिक्कत नहीं, आजकल ओवर गाइडेंस की दिक्कत है। सुनिए आप। हेलो सर। आपका नाम क्या है? पूजा राजपूत। हाँ पूजा बोलिए। सर मैं अभी MA कर रही हूँ यहीं से। सर मेरी प्रॉब्लम ये है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, फिर उसके बाद जो टाइम वेस्ट हुआ उसमें मैं फंस जाती हूँ। आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरी चीज कंटिन्यूटी, मेरे साथ सेम वही है कि कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, तो मेरा लैग पॉइंट वही है कि हाँ वहाँ वो है। और फिर वो जो हो जाता है सर, वो पर्सनल इश्यूज, मतलब मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है, उससे मैं निकल नहीं पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार सोचती हूँ कि PCS करूँ, UPSC करूँ, दोनों में फंस जाती हूँ। और सर ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है मेरे साथ, मेहनत करने के बाद भी आउटपुट नहीं निकलता है। लाइक डिसकंटिन्यूटी ऐसी है कि उसको नहीं डिनाई कर सकते। मेरे मदर का आप एक काम करिए, आप आज ना सिद्धांत सर है गए यहाँ पे, सिद्धांत सर हैं आज, अपने जो मेंटर्स हैं ना, मेंटर पूजा को एक बार थोड़ा गाइड करिएगा। ठीक है, ठीक है पूजा, आप मेंटर्स के साथ बैठिए और बताइएगा, डिटेल में आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। ठीक है, तो हम देखो ये बात कर रहे थे कि दूसरी चीज जो बच्चे को चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्या बोला? नहीं PW कोड। हाँ।
मोटिवेशन मोटिवेशन से देखो क्या होगा कि आज आप मोटिवेट होंगे। आज सर बहुत कुछ बोल के गए हैं, 2 घंटे के लिए पढ़ोगे, कल थोड़ा और याद रहेगा कि हाँ यार सर बोल के गए थे आज पढ़ना है, तीसरे दिन भूल जाओगे। सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, बैठ जाइए बैठ जाइए। भैया प्रयागराज की बेइज्जती मत करवाना है, प्रयागराज के बच्चे मिसाल हैं, सुन लो आप। सबसे बड़ी चीज चाहिए इसके बाद में सेल्फ अवेयरनेस। हम ना हमेशा हमेशा देखो, मैंने पहले भी बताया, इन चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं क्या करना चाहिए। मतलब कोई टॉपर बोलेगा ये चीज फॉलो कर लो, तुरंत मार्केट में गए वो चीज ले आई, या फिर नोट्स डाउनलोड कर लिए। किसी टॉपर ने बोल दिया ऐसे नोट्स लगाओ, आप वो नोट्स पढ़ने लगोगे, ऐसे मॉक लगाओ, उसी प्रकार से मॉक लगाने लगोगे। किसी टॉपर ने बोल दिया कि रात को मत पढ़ो, रात को नहीं पढ़ोगे, ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं हम कई बारी। लेकिन ना हम अपने आप को नहीं जानते। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला जो बोल रहा है वो मेरे पे अप्लाई होता है क्या नहीं होता है। आपके प्री नहीं क्लियर हो रहा, आप सामने वाले के पास पहले जाओगे कि भैया मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ। क्या पहले आपने खुद से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश की बैठ के कि मेरी गलती कहां पे हुई है? अपने आप से कभी बात करने की कोशिश की आपने? यही दिक्कत है। देखो बहुत आसान होता है जब किसी का प्री नहीं होता ना, तो बहुत आसान होता है ये बिना बच्चे की बात सुने ये बोल देना कि ना आप ये कर लो, इससे आपको फायदा हो जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आप ना पीडब्ल्यू के नोट्स पढ़ लो, आपका ना प्री क्लियर हो जाएगा। ये चीजें ना बोलना बहुत आसान है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी पूरी बात सुनता है ना? सुनता है कि नहीं सुनता? सुनने के बाद में वो आपको दवाई देता है। तो बात ये है कि जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा, टीचर तो सबको सेम ही एडवाइस दे देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो। देखो कोई ना, या तो आपको आपका जो मेंटर है ना, मेंटर आपके ना डिटेल से आपकी बात सुने, आपकी स्ट्रेटेजी सुने, उसके बाद कुछ आपको बताए ना आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, मतलब आपकी मदद कर रहा है आपकी गलतियां फाइंड आउट करने में, तो ठीक है, क्योंकि वो आपको सेल्फ अवेयरनेस में मदद कर रहा है। अदरवाइज देखो किसी की जनरल एडवाइस मत लो कि हाँ ये कर लो उससे हो जाएगा, वो कर लो उससे हो जाएगा। सबसे पहले आप खुद में गलती निकालो कि मैंने कहाँ गलती की है। क्या मैंने इनफ प्रैक्टिस की? क्या मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए? क्या मैंने वो पढ़ा जो एग्जाम के लिए जरूरी है? ये बेसिक क्वेश्चंस आप फाइंड आउट करोगे, मतलब आपको अपने बारे में पता है। लेकिन नहीं पता होता, मैं आपको बताऊं, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एनालिसिस कम करते हैं। सही बोल रहा हूं मैं। बीटेक वालों का सिलेक्शन क्यों ज्यादा होता है? उनकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। आप एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कीजिए, मतलब सोचिए चीजों को लेके। एनालिटिकल स्किल्स आप डेवलप करोगे ना, तभी तो जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन आप सोच पाओगे। मतलब जो चीजें आपने पढ़ी है उसका कहां पे यूज करना है वो आप सीख पाओगे। तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई में तो देखो इलाहाबाद का स्टूडेंट है ही सबसे आगे, लेकिन उसके बाद उस पढ़ाई का यूज करके थोड़ा दिमाग लगाना कि इस नॉलेज का कहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस नॉलेज के बेस पे कहां पे ये पॉइंट मैं यूज कर सकता हूं, वो चीज देखो सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही चीज मिस कर देते हैं बच्चे। सेल्फ अवेयरनेस देखो बहुत जरूरी है। हर एक चीज का ना आपको पता होना चाहिए। आज 3 घंटे आपने पढ़ा है ना, 3 घंटे के बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि 3 घंटे में मैंने क्या सीखा है। मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। हमेशा पता होना चाहिए कहां गलती कर रहा हूं, क्या मैंने जो पढ़ा आज रेलेवेंट है, क्या उससे पीवाईक्यू सोल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। दिमाग चलता रहना चाहिए, चाणक्य की तरह स्ट्रेटेजीज दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। एनालिसिस करोगे बार बार, तभी तो देखो फायदा होगा। किसी पे ब्लाइंडली कभी फॉलो मत करो, अपनी खुद की थॉट प्रोसेस फॉलो करो। कोई बोलता है ना ये कर लो, सबसे पहले ये देखो कि वो चीज वो बोल रहा है आपके लिए कितनी रेलेवेंट है। क्या उससे आपकी पढ़ाई मजबूत हो रही है, मतलब उससे ज्यादा पीवाईक्यू आप सोल्व कर पा रहे हो,
या नहीं कर पा रहे हो, किसको ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, हमेशा PYQ अपने साथ रखिए। करोगे ना ये चीज? यहां पे देखो लैग नहीं करना। मैं हिंदी वाले बहुत सारे टॉपर से मिलता हूं और मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ क्या मतलब ऐसी क्या चीज होती है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं? तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि सर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती कई बारी, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया है ये। वैसे देखो आपको क्लासेस में सिखाया जाना चाहिए, लेकिन देखो फिर भी आप ये चीज डेवलप करो, चाहे क्लासेस के थ्रू करो, चाहे आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस करके करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग जरूर डेवलप करो। ठीक है, ये गलती आप मत करना। और दूसरी चीज देखो, एक चीज मैं आपको ये बोलूं, ये जो एग्जाम है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो दिल्ली में बैठा, जम्मू एंड कश्मीर में बैठा, तमिलनाडु में बच्चा जो बैठा है ना, वो डेली आंसर राइटिंग कर रहा है। आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, पंजाब में बैठा बच्चा कर रहा है। आप अगर डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट में बैठा बच्चा कर रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप अगर नहीं कर रहे हो ना, सामने वाला बच्चा कर रहा है। ये बेसिक चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर ये बेसिक चीजें भी आप नहीं करोगे, सबको पता है कि रिवीजन करनी चाहिए, अदरवाइज भूल जाते हैं। मैं आज आपको कोई लेक्चर मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी पावर्स हैं। अगर देखो आप उस चीज को रिवाइज कर लोगे ना, मतलब यूं बोलते हैं कि अगर आपने उसे 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया, फिर 1 हफ्ते के बाद रिवाइज कर लिया ना, तो वो मुश्किल से भूलोगे। अगर आपने नहीं रिवाइज किया ना, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ना वो लेक्चर सिर्फ 60% याद आएगा। तो ये बेसिक चीज है। बात असली कहानी स्टार्ट होती है इन सब के बाद। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम ये बेसिक चीजें भी कई बार नहीं करते हैं। देखो, मैं दिल से चाहता हूं कि प्रयागराज सिलेक्शन दे, यहां के बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने तो वीडियो भी बनाई थी, आप एक बार यूट्यूब पे चेक करिए। मैंने वीडियो बनाई थी, दिल्ली मत जाना, चेक कर लो आप यूट्यूब पे। तो इसीलिए आप ये बेसिक चीजें तो देखो करो ही करो, रिवीजन करो ही करो। आंसर राइटिंग चाहे कैसा भी आंसर आप लिख रहे हो, करो ही करो। अगर ये 3-4 चीजें आपने डेली बेसिस पे की और कंसिस्टेंसी मेंटेन की ना, तो आप खुद फर्क महसूस करना 1 महीने बाद आप क्या बन गए हो। शुरुआत में दिक्कत आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता शुरुआत में दिक्कत ना आए। शुरुआत में देखो दिक्कत आएगी, ये सब चीजें करने का मन नहीं करेगा, थक जाओगे, यूं लगेगा बोरिंग है यार, रिवीजन कौन करे। बस यही डिफरेंस होता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में। टॉपर मेंटली स्ट्रोंग होता है, वो कर लेता है, मन करे या ना करे वो कर लेता है। पढ़ने का मन करे या ना करे वो पढ़ लेता है। पढ़ते समय चैलेंजेस आ रहे हैं वो हैंडल कर लेता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट इग्नोर कर देता है, वो नहीं करता है। और यहीं पे जो गैप डेवलप होता है ना, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। समझ गए? तो इसलिए यार ये बेसिक गलती आप बिल्कुल मत करना। ये चीजें तो करना ही करना, असली कहानी तो उसके बाद स्टार्ट होती है। आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो, अब असली कहानी वहां से स्टार्ट होगी कि अब आंसर को अच्छा कैसे बनाऊं। इसलिए बेसिक चीजें तो आप करो ही करो। उसके बाद आपको क्या करना है बताओ मुझे। कोई बोलना चाहेगा कि कहां पे बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं? हाँ बताइए, माइक दो इनको। पटना के बच्चों और प्रयागराज के बच्चों में कंपटीशन रहता है। किस चीज का कंपटीशन? हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और सर सॉरी सर, वो मतलब घर में सब अच्छे हैं? सब बढ़िया है सर। हिंदी माध्यम में जो बच्चे कम सेलेक्टेड होते हैं उसका मतलब मूल कारण ये मुझे लगा है, क्योंकि मैं भी हिंदी माध्यम से हूँ। बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं, लिखते कम हैं। अगर मतलब बच्चों से पूछा जाए कि वो प्रिपरेशन के दौरान कितनी आंसर राइटिंग किए या मतलब जो उन्होंने कितने हिस्से लिखा है, तो शायद बहुत कम लिखते हों, लेकिन वो पढ़ते बहुत हैं। पढ़ेंगे 12 घंटा, लिखेंगे 1 घंटा भी नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि मैं भी मतलब जो है 400-500 प्रश्न लिखा हूँ और अभी तक समस्या यही आई है कि मतलब हायरार्की नहीं डिसाइड हो पाती है कि मतलब जो है कौन से मतलब जो है शब्द को पहले रखा जाए, कौन से बाद मतलब कौन सा बाद में रखा जाए। क्यों नहीं? मुझे एक बात बताओ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के हाथ दुखते हैं क्या लिखते हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, इस तैयारी में पढ़ाई के साथ सुनो सब सुनो,
पढ़ाई के साथ साथ हमें लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पेपर लिखने वाला है। लेकिन इस पेपर में बच्चे सबसे ज़्यादा अगर मतलब फोकस्ड होते हैं वो प्रीलिम्स पे होते हैं। प्रीलिम्स पे फोकस्ड होने के कारण प्रीलिम्स तो निकल जाता है, लेकिन उनका मेंस नहीं निकलता, क्योंकि मेंस लिखने वाला पेपर है। 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने हैं, 20 अलग अलग प्रश्न लिखने हैं, अलग अलग डायमेंशन सोचने हैं, अलग अलग तरीके से लिखने हैं। ये बड़ी मतलब जो है बड़ी समस्या रहती है। देखो जहाँ तक मुझे पता है ना, बैठ जाइए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ना मतलब लिखने में नहीं घबराता है। मतलब हो सकता है कि देखो आपकी बात सही हो, लेकिन आप सुनिए एक बारी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रुकता है प्री में सीसेट की वजह से। क्योंकि देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का प्री कम क्लियर होता है, तो फिर देखो ऑटोमेटिकली मेंस तो कम ही बच्चे क्लियर करेंगे ना। अदरवाइज हिंदी मीडियम स्टूडेंट मेंस में अच्छा करता है। आप रेशो निकाल के देखना, मैंने रेशो निकाला, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 100 बच्चे हिंदी मीडियम वाले प्री लिख रहे हैं और 100 बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले लिख रहे हैं। प्री की बात कर रहा हूं मैं। तो हिंदी मीडियम वालों का जो सक्सेस रेशो है ना वो ज़्यादा है, प्री क्लियर करने का ज़्यादा है रेशो। बस उनको दिक्कत आती है प्री क्लियर करने में, यही दिक्कत है। अच्छा, पीछे वालों को दो, पीछे वाले कई देर हो गई बोलना चाहते हैं। देखो ये दिक्कत ना बच्चों को बहुत आती है, शुरू में ना पढ़ लिया है लेकिन आंसर लिखते वक्त ना वर्ड्स नहीं मिलते। आप में से कुछ बच्चे हैं जो आंसर लिखते हैं लेकिन उस समय ना उन्हें इनफ वर्ड्स नहीं मिलते, याद नहीं आता क्या लिखें, अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करें। देखो ये चीज ना शुरू में आती है, अब लगातार लिखोगे ना तो फिर खत्म हो जाती है। होता क्या है मैं बताता हूँ। जब देखो आपको ना, अब आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया, आपको ना वर्ड्स नहीं मिले, तो अब ना आप और चीजें पढ़ोगे, किसी के नोट से पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो उस समय ना आप कुछ वोकैब के वर्ड्स नोट करते जाओगे। आपको लगेगा यार मैं आंसर लिख रहा था, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, ये वर्ड्स तो अच्छा है, ये मैंने नोटबुक के पीछे नोट कर लेता हूँ, ये मैं आंसर में यूज करूंगा। तो ये आप जब डेली एक्टिविटी करोगे ना, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है आप अलग से नोट करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर बाद में उन कीवर्ड्स को आप आंसर्स के अंदर यूज करोगे ना, तो वो खत्म हो जाएगी वो दिक्कत कि आपको वर्ड्स नहीं मिलते। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2nd ईयर का बीए का विद्यार्थी हूँ और आपकी वीडियोस में आज के 5 साल पहले से देख रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था। सर मेरे भैया देखते थे, मैं उनके साथ सुनता था, मैं देखता नहीं था। बट मेरे इसी के रिलेटेड मेरे 4 क्वेश्चन है, मैं जो लिख के लाया हूँ फ़ोन में। सर पहला क्वेश्चन ये है कि सर एक बिगनर को, जो यूपीएससी का मतलब बिगनर है, उसे प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है सर टाइम मैनेजमेंट। और सर थर्ड क्वेश्चन है सर टॉपर लोग बोलते हैं हम लोग 16 घंटा पढ़ाई करते हैं, 17 घंटा, हम सोते ही नहीं है, दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, साल भर पढ़ाई, ये भी मतलब हरदम चलता रहता है। सर ऐसे मतलब चीज़ों को कैसे इग्नोर करें और अपने पे कैसे सर बिलीव करें कि आज के कंपटीशन में हम कंपटीशन निकाल पाएंगे और यूपीएससी मतलब निकालने को छोड़िए हम टॉप कैसे कर पाएंगे। सर मेरा आपसे यही क्वेश्चन था। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंश द्विवेदी है, मैं गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर जिले का रहने वाला हूँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट ले लिया आपने? नहीं सर, मेरा अभी बीए 2nd ईयर में चल रहा है सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मैं बिगिनर। थैंक यू सर। देखो टाइम मैनेजमेंट का बोला अंश ने, 2 चीजें हैं। देखो अंश ने एक तो ये चीज बोली कि टॉपर ये बोलते हैं कि मैं 16 घंटे पढ़ा, 17 घंटे पढ़ा, मतलब कई टॉपर बोलेंगे कि मैं कम पढ़ा, कई ज्यादा बोलेंगे। लेकिन देखो ये सच्चाई है, 16-17 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है। मतलब आप प्रैक्टिकल सोचो, 16-17 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है? अगर कोई 16-17 घंटे पढ़ेगा ना, तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना पढ़ने की, वो बहुत कम हो चुकी है। सामने किताब पढ़ी है, वो उतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। बात यह है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि जितना टाइम आप दे रहे हो ना, उतनी देर प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है। अब देखो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक महेश, दूसरी तरफ सुरेश। अब देखो महेश 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ के महेश लक्ष्मीकांत के ना 8 पेज कवर कर रहा है 2 घंटे पढ़ के, और ठीक ठाक तरीके से कर रहा है, बेस्ट तरीके से कर रहा है।
महेश ने ना लक्ष्मीकांत के वो 4 पेज ऐसे पढ़े कि ना उससे सारे क्वेश्चंस वो सोल्व कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ सुरेश है। अब सुरेश ने क्या किया, घंटे 4 दिए, लेकिन लक्ष्मीकांत के वो पेज पढ़े उतने ही, 4 ही पेज पढ़े, लेकिन वो भी 4 अच्छे से नहीं पढ़े, मतलब कुछ क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, नहीं सोल्व हो रहे हैं। तो आप बताओ, आप महेश बनना चाहते हो या सुरेश बनना चाहते हो? महेश, मतलब जितना आप पढ़ोगे ना, अब लड़कियां बोलेगी हम महिषा बनना चाहते हैं। हाँ जी, नहीं, लड़कियों का एग्जाम्पल छोड़ते नहीं है, लड़कियों की स्टोरी है अभी। हाँ नहीं, अभी आएगी, लड़कियों की स्टोरी आएगी। हाँ बोलिए बोलिए। 4 क्वेश्चन भाई तुम्हारे आंसर नहीं होंगे, आज हमारा छूट जाएगा यार। बाद में आज तुम्हारे क्वेश्चंस ले लिए, एक्सेप्ट हो गए हैं, वो YouTube किसी वीडियो के माध्यम से मैं आंसर करूंगा। नहीं, आप 5 साल से चैनल देख रहे हो ना, तो आपकी सिफारिश लग गई है। बैठ जाइए अंश, बैठ जाइए। अब सुनो, अब दूसरी चीज देखो, अंश ने एक चीज और बोली, अंश ने एक चीज और बोली, टाइम मैनेजमेंट वाली। देखो, टाइम सबके पास ना इक्वल है। अब ना वो हम पे डिपेंड करता है कि ना हम प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर टाइम नहीं बचता। टाइम नहीं बचता कि भाई तुमने टाइम कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा ना, इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी वो चीज है। कोई गर्लफ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है और फिर बोल रहा है टाइम नहीं बच रहा, तो फिर आपकी प्रायोरिटी गर्लफ्रेंड है, यूपीएससी नहीं है। अब दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसने यूपीएससी को गर्लफ्रेंड बना लिया है, तो उसके पास टाइम ही टाइम है। एक ना थ्योरी है, पिकल जार थ्योरी। पिकल जार थ्योरी ना ये बोलती है कि आप ना दिन में सबसे पहले वो काम करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप एक जार में, एक डब्बे में सबसे पहले आप ना बड़े बड़े पत्थर डालो जो आ सकते हैं, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हैं। अब इससे होगा क्या, आप बड़े बड़े पत्थर आपने दिन में सबसे मुश्किल काम कर लिया ना, तो आपको फायदा होगा, क्योंकि ना दिन में सबसे ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करते हो, दिन में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आप वो काम कर सकते हो। होता क्या नहीं होता? अब कई बार ना हम दिन में ना जो काम करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हमारे इंटरेस्ट का होता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज़पेपर दिन में नहीं पढ़ना चाहिए कई बारी। उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि न्यूज़पेपर तो आपको वैसे भी इंटरेस्टिंग लगता है। न्यूज़पेपर तो आप शाम को पढ़ोगे तो भी ठीक, आप पढ़ ही लोगे, रात को पढ़ोगे तो भी आप पढ़ ही लोगे, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग है वो पार्ट। लेकिन दिन में सुबह उठते ही सबसे ज्यादा हम एनर्जी फील करते हैं, हमारा माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। तो सुबह उठते ही हमें ना वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब किसी को इन्वायरमेंट डिफिकल्ट लगता है, किसी को ज्योग्राफी, किसी को साइंस एंड टेक, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ना, सबसे पहले वही करना चाहिए। लेकिन हम गलती करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कितने लोग हैं? बाकी पढ़ते ही नहीं हैं। अरे यार, भाई ऐसा मत करना यार, मुझे प्रयागराज से सच में बहुत उम्मीदें हैं। सिलेक्शन लाना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। पिकल जार थ्योरी में सबसे पहले बड़े पत्थर डालो, यानी वो चीज जो सबसे मुश्किल लगती है, जो आपको काम मुश्किल लगता है। फिर उसके बाद आप छोटे छोटे पत्थर डालो, इतने इतने, यानी वो काम जो आपको मीडियम ढंग से इंटरेस्टिंग लगते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में आप जार में डालो मिट्टी, ताकि वो सारा स्पेस कवर हो जाए। मतलब वो रूटीन के काम जो करने हैं, जो कम इंपॉर्टेंट हैं, या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट ठीक ठाक लगता है, तो वो आप सबसे लास्ट में करो। और बच्चे क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड का मतलब कि मेरा तो ये सब्जेक्ट फेवरेट है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी करना अच्छा लगता है, साइंस एंड टेक पढ़ना अच्छा लगता है। भाई तैयारी करी है ना, आप एक चीज डिसाइड कर लो, कोई सब्जेक्ट आपका सगा नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आप नहीं डिसाइड करोगे कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऑप्शनल चूज करने के लिए बेसिक डिसाइड कर लो। लेकिन देखो, आप यूपीएससी किसको ज्यादा वेटेज दे रही है, किस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, सिर्फ आप उस सब्जेक्ट पे उतनी इंपॉर्टेंस दो, अपने फेवरेट को नहीं। ये गलती बहुत करते हैं बच्चे,
मतलब जो फेवरेट सब्जेक्ट लगता है उससे रिलेटेड रिसर्च करने लग जाते हैं, उससे रिलेटेड दोस्तों से डिस्कस करने लग जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये सब काम आपको नहीं करने हैं, समझ गए? सारे सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू देखो, यूपीएससी किसको कितना वेटेज दे रही है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। और दूसरी चीज ये देखो, कई बार ना छोटे शहरों के बच्चों में, छोटे कॉलेजेस के बच्चों में बहुत होता है, कई बार देखो इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं तो देखो इस कॉलेज से आता हूँ, शायद मेरे पास में डिसएडवांटेज है, मेरे मार्क्स कम आए हैं 10th में, +2 में, कॉलेज में, क्या ये डिसएडवांटेज है? मुझे इंग्लिश में बात नहीं करना आता, क्या ये डिसएडवांटेज है? देखो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जो सीखी जा सकती हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। मन में कभी अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करना कि शायद इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये मेरा डिसएडवांटेज है। और ना ही देखो वैसा वाला एलीट वाला कॉम्प्लेक्स लेके आना कि मैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, मैं तो कर दिखाऊंगा। हमेशा रैशनल होना है। ये एग्जाम देखो आपकी ना, आपके अटेम्प्ट की काबिलियत चेक करेगा, ना कि आपकी। आप पढ़ोगे अच्छे ढंग से, सारी चीजें बेसिक फॉलो करोगे, तो उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। आपने कुछ किया नहीं, रिवीजन नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, बेस्ट नहीं दिया, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर यार अपने आप को दोष मत दो, आप अपने अटेम्प्ट को दोष दो फिर कि मैं इस अटेम्प्ट में अपना बेस्ट नहीं दे पाया। समझ गए? पॉइंट क्लियर है ना? तो ठीक है, देखो यार ये बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस की। आप में से बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है। तो मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आप नहीं करो। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है वो ये सब गलतियां मत करना। 2 साल अपने बेस्ट देना, उसके बाद प्लान बी पे काम स्टार्ट। और जिन्होंने जो बीच में है अभी, वो भी देखो, ये देखो कि आपका स्टेटस क्या है, कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ पे आपने गलती की। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज देखो PW ओनली IAS अब आपके शहर में है। आप PW ओनली IAS के सेंटर में मेंटर्स के साथ बैठिए, और देखो बच्चे बोल रहे थे कि PW का कोर्स लेना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा कि देखो एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोचिंग से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। आप ये बेसिक चीज़ें फॉलो कीजिए, डिटर्मिनेशन लाइए, आप बस डिसाइड करिए मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, फिर मुझे बताइए कि एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होगा। बोलने से नहीं क्लियर होगा, एक्शन से क्लियर होगा। सामने वाला आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकता है कि आपको कैसे करना है। अब जैसे मेंटर्स के साथ आप बैठोगे PW ओनली IAS में, मेंटर्स आपको ये बताने में मदद करेंगे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं सर सेल्फ अवेयरनेस मुझे कैसे होनी चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स के बेस पे मैं अपने आप को जज करूं। मेंटर इस चीज में आपकी गाइड कर सकता है आपको कि आप जब अपने आप को चेक कर रहे हो तो आप इन पैरामीटर्स पे आपको चेक कीजिए। मेंटर आपको डायरेक्शन दिखा सकता है कि आप ये बेसिक चीजें फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। जाना तो देखो आपको ही पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैं सेमिनार को वाइंड अप करूं, एक क्विज होगा, देवेंद्र सर एक क्विज भी कंडक्ट करेंगे अभी। क्या बोलना है आपको? जल्दी 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 बोलो, क्या बोलना चाहते हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मंगल है, मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। कोई 9th का भी है क्या? नो सर। देखो यार एक बात बोलूं, मैं एक मजाक में बात बोलता हूँ, मजाक में बोलूंगा, देखो इसको दूसरे सेंस में मत लेना। देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए एग्जाम की तैयारी करनी है, तजुर्बा लेने के लिए नहीं करनी है। जी सर। तजुर्बा लेने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पैसा भी लगता है तैयारी में, बहुत मेहनत लगती है, एनर्जी भी जाती है। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सर, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि 11th में आर्ट ले लो, जैसे यूपीएससी की मुझे तैयारी करनी है तो सब लोग बोले कि आर्ट ले लो, तो मैं आर्ट लिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि आप NCERT पढ़ो, उसके बाद लक्ष्मीकांत ले लो। तो हम सर कैसे मैनेज करें सर, स्कूल का मैनेज करें या फिर NCERT? आज मंगलवार है, बुधवार को बताऊंगा इसका आंसर। बैठे सुनो मेरी बात, जिसके क्वेश्चंस है ना, देखो अब बहुत सारे लोगों के ना ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप एक काम कीजिए, आप ना
पीडब्ल्यू में जो मेंटर्स है ना, मेंटर्स देखो हाईली क्वालिफाइड है, उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, मेंस दिए हैं मल्टीपल टाइम्स, इस पूरी प्रोसेस पर वो गुजरे हैं। तो आप ना, आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, पर्सनल स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट्स हैं, आप एक बार मेंटर से बात कीजिए, बैठिए उनके साथ में, वो आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आप आज नहीं भी आंसर करते हो तो आप कल कॉल कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, कोई आपको मना नहीं करने वाला है। सिद्धांत सर है क्या यहाँ पे? आप हो? ठीक है, बुला लीजिए। इंटीग्रेटेड, अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड, अगर देखो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया है तो अभी मेंस के लिए और 1 घंटा प्रीलिम के लिए। हाँ, हाँ, बोलो। देखो कुछ बच्चों को ये डाउट है ना कि एग्जाम हिंदी में देना चाहिए कि इंग्लिश में देना चाहिए। अगर आप लोग देखो इंग्लिश आसानी से पढ़ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही तो इंग्लिश में ही देना चाहिए। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो इंग्लिश में देना चाहिए। अगर आपको फील नहीं आ रही है कि नहीं मुझे इंग्लिश पढ़ने में लिखने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिसे मैं एड्रेस भी नहीं कर सकता, फिर हिंदी में देना चाहिए। अभी देवेंद्र सर, आप क्विज करवाने के लिए तैयार हो? अरे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे अपना सेमिनार खत्म ही नहीं होगा। शौक क्यों बनाते हो यार? गलती से सीखो। मतलब देखो एक चीज देखो लाइफ में ये है कि हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखो कि क्या आप कर सकते हो, जो आपके बस में है। आपने मॉक लिखा, उसके बेस पे आपके बस में क्या है? आप टाइम में पीछे तो जा नहीं सकते। आपके हाथ में ये है कि जो टेस्ट आप अभी आपने दिया है उससे देखो आप में क्या गलतियां की हैं, मैं क्या सीख सकता हूं। बस आप बेस्ट यही कर सकते हो कि वो गलतियां आप फिर से मत रिपीट करो, बस वो करो। ये प्रोसेस अगर आप बार बार करोगे ना तो अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। सोचने से क्या होगा? सोचने से आप वो चीज ठीक कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो हमेशा लाइफ में, मैं सिर्फ इस बात की नहीं बात कर रहा हूं, जब भी लाइफ में आप ओवर थिंक करोगे ना, हमेशा ये सोचो कि आपके बस में क्या है। आप बस में जो है ना, आपके बस में, आपके कंट्रोल में जो चीज है आप उसे एड्रेस करो और उसके बाद भूल जाओ। लास्ट में देखो मैं बस एक प्रॉमिस आपसे लेने आया हूं। प्रॉमिस, सिद्धांत सर, बच्चों के ना बहुत सारे डाउट हैं, तो अभी ना मेंटर्स के साथ बच्चे बैठेंगे, डाउट डिस्कस करेंगे। और सुनिए मेरी बात, देवेंद्र सर आप एक नंबर बता दीजिए बच्चों को या फिर मेल आईडी दे दीजिए, बच्चे डिस्कस कर सकें। जिनको डाउट है, कुछ स्ट्रेटजी रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बच्चे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ आप मेल आईडी या फिर नंबर बता दीजिए। जो हमारा ऑफिशियल है नंबर है, एक सेकंड, ऑफिशियल नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा सेशन के बाद। हाँ, लेकिन बच्चों को जितने भी डाउट है ना मेंटर्स वो ले लिया उनको जाएगा। एड्रेस करें। बिल्कुल वो डाउट्स ले लेंगे आपके सेशन के बाद, वो डाउट्स सारे ले लिए जाएंगे, मेंटर्स आ जाएंगे अभी। मतलब देखो सेशन के बाद तो मेंटर भीड़ हो जाएगी ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी शायद लेट हो रहे हैं, वो कल मतलब बात करना चाहते हैं, डिटेल से अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी डिस्कस कर सकें। आप ऐसा कर दीजिए। एक नंबर है 9920। आप एक बार लिख लीजिए। देवेंद्र सर वो स्क्रीन पे एक बार नंबर बच्चों को किट दी, बीच वाला नंबर है किट में, तो बीच वाले नंबर पे आप कॉल करना और आप ये बोलना, हाँ, आप बिलीव करो उस पे लेकिन कंफर्म कर लो। जैसे आप बोल रहे हो लक्ष्मीकांत पीडब्ल्यू के नोट्स, आप पीडब्ल्यू के नोट्स पढ़ो। हाँ, मत खरीदो, मैं क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, बैठ जाओ। देखो मैं इस बच्चे का डाउट बता देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा। आप वो नंबर नोट कर लीजिए, आप बोलिए कि ये हमें स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है। सिद्धांत सर जो हैं यहाँ पे पूरा सेंटर संभालते हैं, हर एक बच्चे का मेंटरशिप के साथ में सेशन लगवा देंगे। मतलब आपको डिस्कस करनी हो सारी। देखो मेंटर्स के साथ में मैं बैठता हूँ, मेंटर्स की जो स्ट्रेटेजी है ना वो मेरी ही स्ट्रेटेजी है। अब जैसे इस बच्चे का डाउट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार इन्होंने वो डाउट इन्वेंट किया है, सिर्फ इनको आया है। ये डाउट देखो बहुत सारे बच्चों को आता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आपके जो भी डाउट है ना वो मेंटर्स को मैंने ही गाइड किया, वो दिन रात मेरे साथ ही बैठते हैं और उनको भी डाउट होता है मेंटर्स को, तो वो मेरे साथ बैठते हैं कि सर इस बारे में बच्चों को क्या बोलना है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये बोलना है। समझ गए? आप दिन रात स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं तो मुझे पता है ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या डाउट आते हैं, क्या उनको दिक्कतें आती हैं, तो मेंटर्स उस चीज़ में पूरी तरह से प्रोफिशिएंट हैं। ठीक है? और आपका जो डाउट था ना, देखो पीडब्ल्यू ओनली के नोट्स, पीडब्ल्यू ओनली के जो नोट्स बनाए गए हैं ना, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाए गए हैं,
बहुत सारे सोर्सेज को देख के बनाए गए हैं, सारी बुक्स को देख के बनाए गए हैं। वो नोट्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बोली थी कि इस पे ब्लाइंडली विश्वास मत करो। आप ना वो PW ओनलीएस के नोट्स पढ़ के खुद देखो PYQ सोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या लक्ष्मीकांत में है वो सब कुछ आपका कवर हो चुका है, नहीं हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हो चुका है तो फिर आप और सोर्स मत पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी सारा कुछ कवर नहीं हुआ है तो आप पढ़िए। लेकिन मुझे पता है हो चुका है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चेक करिए, ठीक है। लास्ट में देखो, मुझे आप एक प्रॉमिस दे दो कि आज जो इस सेमिनार में हमने बातें डिस्कस की ना, आप उन पे अमल करोगे और सिलेक्शन लाके दिखाओगे। मुझे बस इतना प्रॉमिस चाहिए। मैं बड़ी उम्मीद के साथ में, एक सेकंड, बड़ी उम्मीद के साथ में आज प्रयागराज में आया था, क्योंकि प्रयागराज के बच्चों ने ना मुझे हमेशा से बहुत प्यार दिया है। मेरा हमेशा से मन करता था प्रयागराज आने का। मैं पहले नहीं आया उसका। 2016 में मैंने डेली पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब यूट्यूब पे वीडियो डालनी स्टार्ट की थी, और 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस चीज़ को। लेकिन प्रयागराज वाले बच्चे हमेशा कमेंट करते थे, सर आप प्रयागराज आइए, प्रयागराज आइए। और आज प्रयागराज में सेमिनार करके मतलब सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में एक बर्डन रहता है कि यार ठीक है, प्रयागराज वाले बच्चों ने मुझे तो प्यार दिया, बदले में उनका तो सिलेक्शन होना चाहिए ना, बदले में वो तो मतलब लाइफ में कुछ अच्छा करें, ये मेरे ऊपर अंदर से फील आता है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे आया, मुझे आपने मुझे अच्छा फील करवाया, इतनी दूर से मुझे सुनने के लिए आए। लेकिन देखो, आप असल में सिलेक्शन लेके आओगे तो मुझे लगेगा कि यार फाइनल में मेरे स्टूडेंट ने प्रयागराज के फील करवा दिया। आज मैं आपसे प्रॉमिस मांगता हूं कि आप अपना बेस्ट दोगे ना। एक बार बताओ, इस सेमिनार में जो गलतियां डिस्कस की, वो गलतियां करोगे? सिलेक्शन लेके आओगे या नहीं लेके आओगे? ठीक है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। बहुत मजा आया आज के इस सेमिनार में। अभी आप बैठिए, खड़ा किसी को नहीं होना है। अभी देवेंद्र सर एक बेहतरीन क्विज कंडक्ट करवाएंगे। देवेंद्र सर खत्म करेंगे सेमिनार। और देवेंद्र सर पुराने साथी जी, आप प्लीज क्विज कंडक्ट करिए और बच्चों को एक बार नंबर दोबारा से बता दीजिएगा, ताकि जिस भी बच्चे को दिक्कत आ रही है ना, वो बच्चा फोन पे बात करके मेंटर से वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा ले। ऑडिबल है? हाँ, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब बैठिए बैठिए। तो देखिए, एक छोटा सा क्विज अभी हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे और कुछ प्राइज भी मिलेगा जो सही जवाब देगा। टाइम बहुत तेजी से गुजरता है। ये साल 2024 अभी थोड़े समय पहले शुरू हुआ था और अचानक से निकल गया। वही कहते हैं ना कि रास्ते में फिर वही पैरों का मंजर आ गया, जनवरी गुजरी नहीं थी और सितंबर आ गया। तो आप लोग परेशान तो नहीं है ना? एकदम शांत। तो क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान होंगे। माइक लेकर अटेंटिव हो जाइए। कुछ ग्रुप्स में ऐसे पूछते हैं, कुछ पार्ट्स में पूछते हैं। जिसको भी पता होगा वो हैंड रेज करेगा और उसके बाद आपको माइक मिलेगा। ऑफ कोर्स एक से ज्यादा लोगों को आंसर पता होगा, लेकिन हम आंसर किसी एक का ही ले पाएंगे। तो बस इसे एक इस तरीके से देखिएगा कि हम लोग जस्ट ट्राई करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट बहुत पहले से ही तैयारी में जुट जाता है, जैसे कोई तो 11th क्लास से ही लग जाता है। ठीक है, तो माइक किसके पास है? ठीक है, तो चलिए अच्छा, सेगमेंट वाइज पूछते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इधर से पूछेंगे, इधर से, फिर इधर आएंगे, फिर ऐसे ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, मैं बीच में आ जाऊं? कोई मेरी तरफ से है? ठीक है, तो मैं यहां पे रहूंगा तो विजिबल रहूंगा। तो मैं इधर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जिसको भी पता होगा वो हैंड रेज करेगा, किसी एक को माइक मिलेगा, जिसको भी मिलेगा दैट्स ओके। ऑफ कोर्स एक से ज्यादा लोगों को पता होगा। तो इस सेगमेंट से मैं सवाल पूछ रहा हूं। सवाल बहुत ही आसान है। मेडवेल इंडिया में एक राजा हुआ करता था जो सब कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन सब खराब कर देता था। कौन बताएगा? इधर। ठीक है, इनको दीजिए माइक। जस्ट गिवर। सर, मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इधर आ जाओ। प्लीज कम हियर। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे
और अभी जो क्वेश्चन है वो जा रहा है इस सेगमेंट में। अगला सवाल, हाँ ओके ओके, दैट इज आंसर्ड, प्लीज प्लीज कम हियर। तो अभी क्वेश्चन जा रहा है इस सेगमेंट में और यहां पे हम वापस से जो है अगला सवाल पूछ रहे हैं। इधर वाले थोड़ा सा मुझे ज्यादा बुद्धिमान लग रहे हैं तो इधर से एक सवाल है, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफी का, कि दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? ऐसे नहीं, केवल हैंड रेस, केवल हैंड रेस, केवल हैंड रेस। उनको वो जो, हाँ प्लीज प्लीज। मरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच एकदम करेक्ट आंसर है। प्लीज कम, प्लीज कम। हाँ सब, आई एम टेलिंग यू, बस पीस ऑफ, इसे ऐसे देखिए कि इट्स सम सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट दैट वी आर हैविंग। ऑफ कोर्स आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और एक से ज्यादा लोगों को इसका आंसर पता होगा। अब अगला क्वेश्चन स्विच कर रहा है उस सेगमेंट में, पीछे वहां उस सेगमेंट में क्वेश्चन जा रहा है। एंड द क्वेश्चन इज कि सुमित सर जब अभी बात कर रहे थे आप लोगों से तो उन्होंने बताया कि वो किसी एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पे सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो मेरा सवाल उन्हीं के सेशन में से है कि सरपंच के चुनाव का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में है? हाथ रेज करिए, हैंड रेज करिए, हैंड रेज, पीछे जाइए, पीछे पीछे, उनको माइक दीजिए, गिव हिम माइक, हाँ इनको दे दीजिए, हाँ दे दो। 7th शेड्यूल, पास ऑन। किसी और को माइक दीजिए, किसी और को, हाँ शेड्यूल 11, बिल्कुल सही जवाब है। प्लीज कम हियर, आ जाओ, बिल्कुल सही जवाब है, आ जाइए। ठीक है, अब जो है, प्लीज कम यहां आ जाइए। अब जो क्वेश्चन है वो इस सेगमेंट में स्विच कर रहा है, इस साइड जा रहा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि टाइम हमारा कहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि उनका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है YouTube के ऊपर। तो इसी पर मेरा सवाल है कि YouTube किस साल लॉन्च हुआ था? कौन बताएगा उस साइड? प्लीज उधर दीजिए किसी को माइक, पीछे, हाँ प्लीज किसी और को पास करिए, पास टू समवन एल्स, प्लीज किसी और को पास करिए। 2009 किसी और को पास करिए। 2004 किसी और को पास करिए। अगेन 2005, परफेक्ट। 2005 उन्होंने 2005 बोला। प्लीज कम जिन्होंने बोला 2005 इज द करेक्ट आंसर। तारीख थी 14 फरवरी और साल था 2005 जब YouTube को फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो सकता है, वैसे बहुत सिंपल सा सवाल है। 2005। इसके बाद हम जा रहे हैं पीछे के सेगमेंट में, कुछ लोग खड़े हैं, अब उनसे सवाल है मेरा। उधर जो भी हैंड रेस करे तो आप उनको माइक दीजिएगा। सवाल यह है कि सुभाष चंद्र बोस, हम सभी लोग जानते हैं उनको, परफेक्ट। पीछे जो लोग खड़े हैं वो तैयार रहेंगे। 2005 तो आपने जवाब बता दिया। अगला सवाल यह है कि सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले और हिटलर से मिलने के बाद वो गए जापान, और जापान में उनका कोई इंतजार कर रहा था जिनसे मिलकर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी। नाम क्या था? पीछे कौन हैंड रेस? माइक दीजिए जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी को। कैप्टन मोहन सिंह। किसी और को दीजिए, किसी और को। कोई और है? राज बिहारी बोस। परफेक्ट, प्लीज कम। इज द करेक्ट आंसर। कैप्टन मोहन सिंह को तब तक डिपोर्ट किया जा चुका था। ठीक है, चलिए यहां पर अच्छा कौन था, किसी का बार बार जिक्र हो रहा था जिनका नाम था साक्य या शाक्य, कौन था? हो आप वहां पे हो पीछे? ठीक है, तो चलिए पीछे शाक्य हैं कि नहीं है पता नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा सवाल एकदम सिंपल है, पीछे देखिएगा या फिर हाँ पीछे ही कोई अगर हैंड रेस करे तो सवाल बहुत ही स्ट्राइकिंग है। कौन सी फेमस पर्सनालिटी साक्य क्लैन से बिलोंग करती थी? कौन बताएगा? किसी को माइक दीजिए। किसी और को? कौन है? गौतम बुद्ध सर। प्लीज कम। गौतम बुद्ध इज द करेक्ट आंसर। साक्य क्लैन से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी, कौन? भगवान बुद्ध। तो हम अपने जो क्वेश्चन है एक बार फिर से यहां आगे की तरफ आ रहे हैं, यहां पे कमिंग अगेन, यहां पे आ जाइए यहां पे। और एकदम सवाल बहुत ही आई वोंट से आसान है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। सुमित सर बात कर रहे थे कि जब मैं किसी बहुत सारे लंबे समय से तैयारी कर रहे किसी एस्पिरेंट से पूछता हूं नॉन कोऑपरेशन के बारे में एक सिंपल सा सवाल, तो वो आंसर नहीं करते। मैं पूछता हूं नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा सवाल। जिस दिन इंडिया में नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत हुई उस दिन एक फेमस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का निधन हुआ। नाम बताइए, हैंड रेस करिए।
इनको 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 दीजिए। तिलक सर। बाल गंगाधर तिलक, परफेक्ट, सही जवाब, एकदम सही जवाब, तालियां हो जाएं। प्लीज कम। हाँ, इसी के साथ एक काम करिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड दैट इज कि आंसर लिखते हैं और लिख नहीं पाते हैं, और उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एक छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूं कि दैट वी आर हैविंग अ सीटीआर मॉडल। सीटीआर मॉडल के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो सीटीआर मॉडल बहुत ही बेसिक मॉडल है जिसके जरिए प्रिपरेशन करवाई जाती है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मॉडल है जिसमें सबसे पहले तो जब भी आपकी क्लास शुरू होती है तो जो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करवाया जाता है, और जैसे ही आपकी जो क्लास है वो फिनिश होती है उसके बाद डीपीपीज एंड डीएमपीज होते हैं, मतलब आपको 10 क्वेश्चंस उसी टॉपिक से करने होते हैं जो आपने कल पढ़े हैं, और आप मेंस के आंसर्स भी करते हैं, ठीक है। तो सीटीआर के जरिए आपका जो मेंस का टॉपिक है, जो प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाती है। तो चलिए, मेरे पास कुछ गिफ्ट्स हैं। जिन, व्हाट्स योर नेम? तो रुक जाइएगा, सॉरी, एक एक करके निकलिएगा। रिफ्रेशमेंट्स आप लोगों के लिए अलाइंड है, और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी हैं आप लोगों के लिए। तो बस 5 मिनट के लिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए पेशेंस बनाए रखिए आप लोग। कुछ और अनाउंसमेंट्स भी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, आपका नाम क्या है? अभिनव। प्लीज अभिनव, तो प्लीज क्लैप फॉर अभिनव, ठीक है। एंड व्हाट्स द नेम? सुग्रीव। डबल ही लिखते हो? सुग्रीव, प्लीज आ जाओ। हाँ भाई, ले लो। सुग्रीव, व्हाट्स योर नेम? शुभम। शुभम, बेसिकली आप लोगों में से कुछ लोगों का डाउट था मेंटोरशिप के लिए। अभी आप नीचे जा सकते हैं, नीचे हमारे मेंटोर्स अवेलेबल हैं, काउंसलर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको मेंटोरशिप, काउंसलिंग या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप करा सकते हो। शुभम, उसके साथ ही जो आपकी फैकल्टीज हैं वो आपके साथ मिलती रहेंगी। तो चलिए, बाकी कुछ और बातें हैं जो सर आपको कम्युनिकेट कर देंगे, और आप उन सभी डाउट्स को सर से रिजॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच।